नमस्कार दोस्तों, सभी स्टूडेंट्स का आपके अपने YouTube चैनल के ऊपर स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे और सभी स्वस्थ होंगे। आज अपन वापस से बायोलॉजी के जो MCQ है, जो बेसिक MCQ है, जिसे अपन कह सकते हैं कि बायोलॉजी में किस प्रकार के MCQ जो है बन सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर बायोलॉजी के बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो MCQ है, जो आज तक एग्जाम में पूछे गए हैं, उनसे रिलेटेड जो पार्ट है फर्स्ट है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर अपन देखेंगे, द टर्म बायोलॉजी वॉज कॉइंड, ठीक है ना। बायोलॉजी जो शब्द है वो किसने दिया था। तो यहाँ पर लीनियस दिया हुआ है, थियोफ्रस्टस दिया हुआ है, अरस्तु दिया हुआ है और लेमार्क दिया हुआ है। तो जो बायोलॉजी शब्द है वो किसने दिया भाई, लेमार्क ने दिया है। और अरस्तु कौन है, बायोलॉजी के पितामह हैं। ये क्या है, अरस्तु बायोलॉजी के फादर है। यहाँ पे अपन देखेंगे थियोफ्रस्टस सभी जानते हैं बॉटनी के फादर हैं, बॉटनी के फादर हैं। लीनियस को अपन जानते हैं टैक्सोनॉमी के फादर है, टैक्सोनॉमी के फादर हैं। तो ये इनके बेसिक टर्म्स है। क्वेश्चन नंबर सेकंड अपन देखेंगे, हु इज नोन टू द फादर ऑफ बॉटनी। बॉटनी के फादर कौन है, तो अपन जानते हैं थियोफ्रस्टस है। ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। टिपो कौन था भाई, ये क्लासिफिकेशन देने वाला था, टैक्सोनॉमी से रिलेटेड है। अगला अपन देखेंगे बायोलॉजी क्या है। तो सीधी सी बात है, सभी जीवों के अध्ययन को अपन क्या कहते हैं, बायोलॉजी कहते हैं। स्टडी ऑफ यूनिफॉर्मिटी बिहाइंड डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, स्टडी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये जो टर्म है ये सबसे बेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 में आप देखोगे, द वर्ड बॉटनी हैज इमीडिएट ओरिजिन फ्रॉम। बॉटनी जो शब्द है वो कहाँ से आया है, तो ये बॉटनी से, इससे बॉटनी से आया, BOTANE, बॉटनी शब्द से लिया गया है। द स्फीयर ऑफ बॉटनी, बॉटनी के स्फीयर मतलब क्या है, तो बॉटनी या पेड़ पौधों के संपूर्ण भागों का अध्ययन या प्लांट के सभी चीज़ों का अध्ययन। स्टडी ऑफ एवरीथिंग अबाउट प्लांट, प्लांट से रिलेटेड सभी चीज़ों का अध्ययन। द डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑल प्लांट, स्टडी ऑफ यूजेज प्लांट, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ प्लांट्स। ए ऑप्शन इसका सही है, स्टडी ऑफ एवरीथिंग अबाउट प्लांट, प्लांट के बारे में सब कुछ जानना। फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, लाइफ की फिजिकल बेसिस क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। लाइफ का आधार क्या है, जीवन का आधार क्या है। न्यूक्लियस है, प्रोटोप्लाज्म है, सेल है और फूड है। देखो, किसी भी सेल का, किसी भी जीवन का जो आधार है वो होता क्या है, प्रोटोप्लाज्म होता है। प्रोटोप्लाज्म होता है जिसके अंदर न्यूक्लियस, सभी सेल, कोशिकांश, DNA सभी पाया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप अपन अगर कॉमन देखते हैं तो क्या लगता है कि सेल होगा, ठीक है ना। लेकिन इसका राइट आंसर क्या है, प्रोटोप्लाज्म है, कोशिका द्रव्य, जो किसी भी चीज़ के लिए जरूरी है, किसी भी जीवित ऑर्गेनिज्म को रखने के लिए या उसकी उपस्थिति होने के लिए जरूरी है कि उसमें प्रोटोप्लाज्म हो। क्वेश्चन नंबर 7, अरस्तु इज नोन एज, अरस्तु को जाना जाता है, तो मैंने अभी कहा आपको, फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से जाना जाता है। अरस्तु ने काफ़ी वर्क किया था। द मोस्ट पिकुलियर फीचर शोइंग बाई ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा कौन सा ऐसा लक्षण है जो हमेशा दर्शाया जाता है। यहाँ पर एक्सक्रीशन है, उत्सर्जन है, ऑटोट्रॉफिक नेचर है, स्वपोषी है, सेलुलर स्ट्रक्चर है और श्वसन है। ये है रेस्पायरेशन। सभी जीवों में जो जीवित होगा उसमें श्वसन जरूर पाया जाएगा, ठीक है ना। द डिग्रेडेटिव फेज ऑफ लाइफ साइकिल, लाइफ साइकिल की, ठीक है ना, लाइफ साइकिल की डिग्रेडिव मतलब नष्ट होने वाली, धीरे धीरे डिग्रेड होने वाली कोशिकाओं का अपन को, प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं। तो कोई भी सेल्स है, ये जब तक प्रॉपर फंक्शन कर रही है, धीरे धीरे इसमें काम का अभाव आने लगता है, सेल डिवीजन की क्षमता नहीं है, DNA डैमेज होते जा रहा है, सेल मेम्ब्रेन डैमेज होती जा रही है, प्रॉपर रूप से वर्क नहीं कर पा रही है, तो इस सेल को किस में भेज दिया जाएगा, तो सेनिसेंस के अंदर भेज दिया जाएगा, जीर्णता के अंदर, सेनिसेंस के अंदर इसको भेज दिया जाएगा। ठीक है,
10 नंबर स्टडी ऑफ टिश्यू, किसी भी ऊतक या टिश्यू के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ये क्वेश्चन हमेशा आता है, हिस्टोलॉजी, उसे क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी कहा जाता है। ये सभी जानते हो इकोलॉजी तो। हु इज़ द फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी, मतलब ब्रायोफाइटा के पितामह किसे कहा जाता है? तो एस.आर. कश्यप, एस.आर. कश्यप। यहाँ पर आइंगलर जो है, ओपी आइंगलर, ये इसके हैं शायद एल्की वाले होंगे तो आइंगलर तो। और E.J. बल्टर जो है वो पैथोलॉजी से रिलेटेड है, फंजाई से रिलेटेड है। और आर मिश्रा जो है वो इंडिया के फादर ऑफ इकोलॉजी के नाम से जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर, बैक्टीरिया वर डिस्कवर्ड बाय, बैक्टीरिया किसके द्वारा डिस्कवर्ड किया गया है? यहाँ पर सैक दिया हुआ है, मेंडल दिया हुआ है, लिस्टर दिया हुआ है और ल्यूकेन हुक दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर कौन सा जाएगा? ल्यूकेन हुक, ल्यूवेन हुक। क्वेश्चन नंबर, द प्लांट आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम एनिमल, प्लांट है वो एनिमल से डिफरेंट होता है, क्या कारण है? देखो एनिमल जो होता है उसमें प्रॉपर जो ग्रोथ है वो देखने को मिलती है, प्रत्येक भाग में एक स्पेसिफिक ग्रोथ जो है वो देखने को मिलती है, ठीक है ना, यहाँ पर। और अपन इसकी बात करेंगे प्लांट्स की, तो प्लांट्स में कोई पर्टिकुलर ग्रोथ देखने को नहीं मिलती है, किसी भी एक स्थान पे ग्रोथ निकलती है और वो ब्रांच बना लेती है। इसका मतलब एक पर्टिकुलर जो टिश्यू है, प्लांट है, उसके अंदर क्या पाया जाता है? कोशिकाओं का समूह पाया जाता है जो क्या कर सकता है? लगातार ग्रोथ कर सकता है, नई ब्रांच बना सकता है, नया फ्रूट बना सकता है, फ्लावर बना सकता है, मतलब पर्टिकुलर, जिसे अपन मेरिस्टेमेटिक सेल्स के नाम से जानते हैं, ठीक है ना, मेरिस्टेमेटिक सेल्स। तो प्लांट्स में लोकोमोशन पाया जाता है, इसमें सेंट्रोमियर एनिमल्स में पाया जाता है, मेटाबॉलिज्म पाई जाती है। लोकलाइज्ड ग्रोथ है वो प्लांट में पाई जाती है, एनिमल्स में नहीं पाई जाती लोकलाइज्ड ग्रोथ। मेरिस्टेमेटिक सेल्स के द्वारा होने वाली अचानक से ग्रोथ जो होती है उसे क्या कहते हैं? लोकलाइज्ड ग्रोथ कहते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 में आप देखोगे, द मेन डिफरेंस बिटवीन नॉन लिविंग एंड लिविंग, जीवित और निर्जीव कोशिकाओं के बीच में जो मुख्य अंतर होता है वो किस चीज़ का होता है? साइज का, मूवमेंट एंड ग्रोथ का, प्रेजेंस ऑफ प्रोटोप्लाज्म, तो प्रेजेंस ऑफ प्रोटोप्लाज्म, जिसमें प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा वो जीवित कोशिकाओं की श्रेणी के अंदर शामिल है। अगला क्वेश्चन अगर आप देखोगे, प्लांट आर लाइक एनिमल्स इन दैट दे हैव, प्लांट है वो कुछ एनिमल जैसे कैरेक्टर रखता है, तो क्या हो सकता है? रेस्पायरेशन ड्यूरिंग डे, दिन के अंदर दोनों में श्वसन होता है। रेस्पायरेशन ड्यूरिंग नाइट, प्लांट में नाइट में श्वसन होता है क्योंकि एनिमल का विशेष लक्षण है। रेस्पायरेशन ड्यूरिंग डे एंड नाइट, रेस्पायरेशन व्हेन रिक्वायर्ड, तो प्लांट्स में श्वसन का जो कार्य है वो नाइट में मुख्य होता है और दिन के अंदर भी होता है। तो रेस्पायरेशन जो है वो एनिमल के समान है, श्वसन ड्यूरिंग डे एंड नाइट, दिन और रात दोनों में श्वसन देखने को मिल सकता है प्लांट के अंदर। जो एंजाइम काम आता है वो रूबिस्को काम आता है, सभी जानते हो, रूबिस्को, राइबोलोज 1,5 बिस फॉस्फेट, कार्बोक्सिलेज एंड ऑक्सीजनेज जो काम आता है। ग्रोथ कंटिन्यू अप टू डेथ, डेथ तक लगातार जो ग्रोथ होती है किस में देखने को मिलती है? ठीक है, केवल प्लांट का एक विशेष लक्षण है कि ग्रोथ है वो लगातार होती रहती है, एनिमल में ग्रोथ लगातार नहीं होती है। बनाना इज ए, बनाना का जो प्लांट है वो क्या है? हर्ब है, सर्प्स है, ट्री है या अंडर सर्प्स है? तो ये हर्ब की कैटेगरी में रखा जाता है जो बनाना का प्लांट होता है। स्टडी ऑफ लाइट इफेक्ट ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म पे लाइट के प्रभाव के अध्ययन को क्या कहते हैं? फोटोपीरियोडिज्म, फोटोमॉर्फोजेनेसिस, वर्नेलाइजेशन और फोटोबायोलॉजी। तो राइट आंसर क्या जाएगा? फोटोबायोलॉजी। वर्नेलाइजेशन तो अपन जानते ही हैं, किसी भी कोल्ड टेम्परेचर कम लाइट देकर किसी भी प्लांट के अंदर फ्लावरिंग को डेवलप करना। फोटोपीरियोडिज्म, कितने टाइम कितने नाइट की लाइट किसी प्लांट के फ्लावरिंग के लिए उसकी दिनचर्या के लिए आवश्यक है, फोटोपीरियोडिज्म कहलाता है।
फोटोमॉर्फोजेनेसिस, किसी भी प्लांट की, किसी भी ऑर्गेनिज्म की आकृति डिसाइड करने के लिए, आकृति मॉर्फोलॉजी चेंज होने के लिए लाइट की आवश्यकता जो होती है उसे बोलते हैं फोटोमॉर्फोजेनेसिस। ए बॉटनिस्ट स्टडी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टिश्यूज इन ए स्टेम इज डूइंग ऑन वर्क, ठीक है ना। ए बॉटनिस्ट स्टडिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टिश्यू का डिस्ट्रीब्यूशन, प्लांट के अंदर कौन सा टिश्यू कहाँ पाया जाता है उसके अध्ययन क्या कहते हैं, हिस्टोलॉजी कहते हैं। वापस वही क्वेश्चन है, ये पहले जो आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 20 में देखोगे, द ब्रांच ऑफ बॉटनी कंसर्न विद लिविंग एक्टिविटी एंड फंक्शन, जीवित एक्टिविटी और उनके फंक्शन का कार्य की स्टडी करता हो बॉटनी की ब्रांच के अंदर, क्या कहलाएगी, इकोलॉजी, साइटोलॉजी, फिजियोलॉजी, मॉर्फोलॉजी। तो सीधा सा है कार्य की या फिजियोलॉजी के अंदर इस प्रकार का अध्ययन किया जाता है। ब्रांच ऑफ बॉटनी डीलिंग विद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट ऑन अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस के, पृथ्वी की सतह के ऊपर प्लांट का डिस्ट्रीब्यूशन, प्लांट का अपन कह सकते हैं अलग अलग जगह पे प्लांट का ग्रुप है या उनकी पॉपुलेशन है, उनका अध्ययन करना, प्लांट्स का वितरण किस प्रकार का है ना, तो उसके अध्ययन को क्या कहते हैं अपन, फाइटोजियोग्राफी कहते हैं, जो अपने आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के जो पेपर हैं, सिलेबस है उसके अंदर मेंशन किया हुआ है। आगे अगर आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 22, वन ऑफ द फॉलोइंग ब्रांच इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ बोथ प्लांट एंड एनिमल्स, प्लांट्स और एनिमल्स की स्टडी दोनों की जाती हो उसे क्या कहते हैं। वन ऑफ द फॉलोइंग ब्रांच इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ बोथ प्लांट एंड एनिमल्स, माइक्रोबायोलॉजी, वायरोलॉजी, माइकोलॉजी, है ना। तो यहाँ पे देखो प्लांट्स के अंदर भी स्टडी की जाती हो और इसमें भी स्टडी की जाती हो, तो वैसे देखा जाए तो माइकोलॉजी है जो कॉमन है, फंजाई जो प्लांट्स में भी स्टडी करते हैं और एनिमल्स में भी स्टडी करते हैं, और यहाँ पर माइक्रोबायोलॉजी है जो दोनों में काम आती है। तो ओवरऑल दोनों ही राइट आंसर हो सकते हैं इसका, लेकिन अपन माइक्रोबायोलॉजी मान लेते हैं। यहाँ पे आप देखोगे, द स्टडी रिलेटेड द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ए सेल इज कॉल्ड, सेल के फंक्शन और स्ट्रक्चर के अध्ययन को अपन क्या कहते हैं, फिजियोलॉजी है, हिस्टोलॉजी है, सेलोलॉजी है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइटोलॉजी आ जाएगा। अगर यहाँ पर क्रोमोसोम भी पूछा होता तो भी साइटोलॉजी ही आता। पेडोलॉजी, ये क्वेश्चन भी आरपीएससी में एक बार पूछा जा चुका है। पेडोलॉजी इज द साइंस ऑफ स्टडी ऑफ सॉइल्स, सॉइल के अध्ययन को, सॉइल के निर्माण को क्या कहते हैं, पेडोलॉजी कहते हैं। यहाँ पर एग्रोस्टोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, ठीक है ना, एग्रोस्टोलॉजी। तो यहाँ पर देखो क्रॉप्स दिया हुआ है, गार्डन प्लांट्स दिए हुए हैं, लॉन दिए हुए हैं और ऑयल सीड। जो लॉन अपन गार्डन जो लगाते हैं, लॉन लगाते हैं, उन लॉन के अध्ययन को अपन क्या कहते हैं, एग्रोस्टोलॉजी के नाम से जानते हैं। यहाँ पे देखोगे एक्सोबायोलॉजी, एक्सोबायोलॉजी सीधी बात है, अर्थ के अलावा जितने भी अन्य जो ग्रह है, प्लैनेट्स है, उनके ऊपर बायोलॉजी का संभावनाओं को खोजना क्या कहलाता है, एक्सोबायोलॉजी कहलाता है। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म, लाइफ ऑफ अदर प्लैनेट्स, ये ना सी ऑप्शन इसका राइट है, लाइफ ऑन अदर प्लैनेट्स, ठीक है ना, पृथ्वी के अलावा अन्य जो उपग्रह ग्रह है जो हैं उनके ऊपर खोज करना। फेमस इंडियन मॉर्फोलॉजिस्ट, फेमस इंडियन मॉर्फोलॉजिस्ट जो हैं अकारिकी, शांतापाउ, पुरी, महेश्वरी और यहाँ पर है के नंदा। तो यहाँ पर वी पुरी जो क्या है, फेमस मॉर्फोलॉजिस्ट हैं। द साइंस द वेजिटेबल ऑफ कल्चर, वेजिटेबल कल्चर जो अपन सब्जियाँ उगाते हैं, वेजिटेबल कल्चर क्या कहलाता है, एग्रीकल्चर है और ओलेरिकल्चर है, हॉर्टिकल्चर है और फ्लोरिकल्चर है। तो यहाँ पर जो ओलेरिकल्चर है ये इसका राइट आंसर आएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन है, आपको कॉमन क्वेश्चन बहुत मिलेंगे आरपीएससी एग्जाम में फर्स्ट में आप जब बैठोगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 29 में अगर आप देखोगे, नेशनल बोटनिकल गार्डन NBG, ठीक है ना, तो यहाँ पर ये कहाँ पे है, यहाँ पे देखो नेशनल बोटनिकल गार्डन ना, ये तो लखनऊ के अंदर है। नेशनल बोटनिकल गार्डन कहाँ पे है, लखनऊ के अंदर है। NBRI नेशनल बोटनिकल गार्डन या बोटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट भी अपन कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर, लार्जेस्ट हर्बेरियम, देखो लार्जेस्ट जो हर्बेरियम है उसका अरेंजमेंट कहाँ है, लगभग अपन कह सकते हैं शायद 6 मिलियन के आसपास है। 6 मिलियन के आसपास जो है नेशनल, यहाँ पे अपन कह सकते हैं बोटनिकल गार्डन क्यू, इंग्लैंड के अंदर जो है बोटनिकल गार्डन क्यू लगभग कितने हैं, 6 मिलियन के आसपास है।
अब हर्बेरियम की अगर बात आई है तो यहाँ पे आप देखोगे हर्बेरियम जो सीट होती है उसके ऊपर हमेशा क्वेश्चन आता है, सीट, ठीक है। तो यहाँ पर 16.5 इंटू 11.5 इंच ये हर्बेरियम सीट की साइज होती है। यदि ये ही साइज सेंटीमीटर में पूछी जाए 41.75 इंटू यहाँ पर है 28.25 ऐसे कुछ है, या फिर ये उल्टा हो सकता है, सेंटीमीटर के आसपास होती है, 41.25 और 28.75 हो सकता है, लेकिन ऐसा कुछ आंकड़ा है जो सेंटीमीटर में आता है, तो ये इसका राइट आंसर है। बिरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोबोटनी, ठीक है ना, फॉसिल्स का जो अध्ययन है, बिरबल साहनी जिन्होंने सबसे अधिक वर्क किया था राजमहल बिहार के अंदर भी, तो इनकी इंस्टीट्यूट जो है वो कहाँ पे है, तो लखनऊ के अंदर है। SR कश्यप जो क्या है, ब्रायोलॉजिस्ट के मतलब ब्रायोफाइटा के फादर हैं। तो यहाँ पर अपन देखेंगे फाइकोलॉजिस्ट, ब्रायोलॉजिस्ट, ठीक है ना, ये क्या थे, ब्रायोलॉजिस्ट थे। एंथोलॉजी, स्टडी ऑफ, एंथोलॉजी किसे कहते हैं भाई, नाम से थोड़ा सा कन्फ्यूजन, ये आरपीएससी में पूछा जा चुका है। एंथर, फ्रूट और फ्लावर, पुष्प के अध्ययन को क्या कहते हैं, एंथोलॉजी कहते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर क्रायोबायोलॉजी, क्रायो का मतलब देखो दो टर्म आते हैं, एक तो आता है क्रिप्टो, क्रिप्टो, एक आता है क्रायो। क्रायो का मतलब तो होता है आइस, कूल, और क्रिप्टो का मतलब होता है हिडन, छुपा हुआ। किसी भी जमीन, किसी भी परत के नीचे अगर कोई प्लांट पाया जाता हो तो उसे क्या कहते हैं, क्रिप्टोफाइट्स कहते हैं। और क्रायोफाइट्स क्या कहते हैं, आइस के अंदर यदि जर्म प्लाज्म या टिश्यूज का लंबे टाइम तक अपन स्टोरेज कर सके, जिसका टेम्परेचर जो है वो लगभग कितना होता है, -196 डिग्री सेल्सियस होता है, जिसे अपन लिक्विड नाइट्रोजन के नाम से भी जानते हैं। लिक्विड नाइट्रोजन या क्रायो प्रिजर्वेशन के अंदर इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, क्रायो प्रिजर्वेशन। तो यहाँ पर दिया हुआ है फ्रीज्ड ड्राई स्टोरेज ऑफ जर्म प्लाज्म, ठीक है ना, फ्रीज्ड, और इस प्रोसेस क्या कहते हैं, क्रायो प्रिजर्वेशन। क्रायो प्रिजर्वेशन कहते हैं। इसमें लिक्विड नाइट्रोजन जो है वो यूज में ली जाती है, जिसका टेम्परेचर -190 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। सोनारा 64, सोनारा की जो 64 वैरायटी है, या गेहूं की जो ड्वार्फ गेहूं है, बोना गेहूं की वैरायटी है, वो किसके द्वारा डेवलप की गई है, तो यहाँ पर अपन देखेंगे बोरलॉग, फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन, हरित क्रांति के जो पितामह हैं बोरलॉग, उनके द्वारा ये वैरायटी है वो डेवलप की गई है। इंडिया के जो ग्रीन रिवोल्यूशन के फादर है वो कौन है, MS स्वामीनाथन, MS स्वामीनाथन, जो कहाँ के थे, चेन्नई, मद्रास यूनिवर्सिटी या चेन्नई इंस्टीट्यूट। अगला क्वेश्चन अगर आप देखोगे यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 36, माइकोलॉजी। देखो माइकोलॉजी दिया हुआ है स्टडी, तो सीधी सी किसकी स्टडी को कहते हैं, माइकोलॉजी। फंजाई के अध्ययन को क्या कहते हैं, माइकोलॉजी कहते हैं। स्टडी एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड देयर प्रोडक्ट। देखो किसी भी फॉसिल्स, मतलब अपन कह सकते हैं जंगल है, जंगल के आसपास में जितने भी उनके प्रोडक्ट प्रोवाइड या फिर प्रोड्यूस किए जाते हैं, उन सब के अध्ययन को मिलाकर क्या कहते हैं, सेरीकल्चर है, टिश्यू कल्चर है, सिल्वीकल्चर। सिल्वीकल्चर है कि फॉरेस्ट और फॉरेस्ट के प्रोडक्ट। ट्री कैलेंडर वर डेवलप्ड। ट्री कैलेंडर जो होता है, किसी भी बड़े एरिया में ट्री के स्टडी के लिए उनके पर डे के अंदर उनसे होने वाली घटनाएं, उनके इवेंट्स को आप मेंटेन करते हो किसी कैलेंडर में, उसे क्या कहते हैं, ट्री कैलेंडर कहते हैं, जो किसके द्वारा डेवलप किया गया था, ग्लोक के द्वारा डेवलप किया गया था। तो इसका राइट आंसर है ग्लोक। द प्लांट ऑफ ट्रिबल यूजेज, स्टडी ऑफ अंडर ट्रिबल। जो जनजातीय प्रकार के या फिर आदिवासी प्रकार के जो प्लांट्स है, प्राचीन प्रकार के प्लांट्स जंगल हैं, उनके अंदर स्टडी को अपन क्या कहते हैं, तो यहाँ पर इथेनोबोटनी कहते हैं भाई। ट्राइब बोटनी दिया हुआ है, क्रायो बोटनी दिया हुआ है और एक्टिनो बोटनी दिया हुआ है। तो इथेनोबोटनी ये कौन से प्लांट क्या क्या उनके नेचर है। 40 में द कंसेप्ट ऑफ टोटीपोटेंसी। टोटीपोटेंसी का मतलब क्या होता है भाई, टोटीपोटेंसी का मतलब है कि कोई भी एक सेल है उसमें वह क्षमता उपस्थित हो जो कंप्लीट जीव के निर्माण को वो डेवलप कर सकता है। जैसे प्लांट है, प्लांट की कोई भी सेल ले लो आप, उससे नया प्लांट बनाया जा सकता है। इसका मतलब प्लांट की सभी कोशिकाओं में टोटीपोटेंसी कैपेसिटी पाई जाती है। लेकिन एनिमल्स के अंदर ऐसा नहीं है। एनिमल्स में जैसे कुछ जाइगोट है, जाइगोट क्या है, टोटीपोटेंसी है, जाइगोट कंप्लीट जो जीव है
उसका डेवलपमेंट कर सकता है। उसी के साथ साथ में अपने जो जाइगोट्स की विभाजन या क्लीवेज से बनने वाली जो सेल्स होती है ब्लास्टोमियर्स, वो भी कैसी होती है, टोटेपोटेंट से होती है। उनको भी यदि सेपरेट करके अलग अलग यूट्रस में डेवलप किया जाए तो अलग अलग बच्चे हैं वो डेवलप हो सकते हैं। लेकिन कॉमन अपने एनिमल सेल्स में जो कॉमन सेल्स होती है आपकी, इनके अंदर टोटेपोटेंसी बहुत कम पाई जाती है। प्यूरिपोटेंसी अपन कह सकते हैं, कुछ हद तक कोशिकाएं बन सकती है, टिश्यूज़ बन सकते हैं, लेकिन कंप्लीट जीव बनाने की क्षमता नहीं होती है। लेकिन प्लांट्स का विशेष लक्षण है जो हैबरलैंड ने दिया था, ठीक है ना, ये कब दिया था, हैबरलैंड ने 1952 के आसपास में दिया था ये टर्म। क्वेश्चन नंबर 41 के अंदर अगर आज आप देखेंगे, स्पर्मोलॉजी डील विद द स्टडी ऑफ, देखो हिंदी मीडियम के कैंडिडेट कहते हैं कि सर हिंदी में इंग्लिश में समझ में नहीं आता है। देखो ये पेपर जो है वो तो हिंदी इंग्लिश बराबर ही है, क्योंकि सिंपल टर्म है, कुछ है ही नहीं इसमें, और मैं हिंदी में तो बोलता ही, अपन बात भी हिंदी में करते हैं। स्पर्मोलॉजी किस ब्रांच को कहते हैं ये पूछा गया है, डील विद स्टडी ऑफ किसके अध्ययन को कहते हैं। तो यहाँ पे सीड दिया हुआ है, लीव्स दी हुई है, पोलन ग्रेन दी हुई, फ्रूट। तो सीड के या बीज के अध्ययन को क्या कहते हैं भाई, स्पर्मोलॉजी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 में देखेंगे, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट मुंबई, कलकत्ता, जम्मू, तो कहाँ पे है, लखनऊ के अंदर है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, CDRI, CDRI। ये क्वेश्चन जो है, जो भी इस पेपर में क्वेश्चन है वो सभी क्वेश्चन आपको देखना, RPSC के फर्स्ट ग्रेड में या किसी भी स्टेट के या बायोलॉजी के MCQ सोल्व करोगे तो ये क्वेश्चन आपको हमेशा कहीं ना कहीं रिपीट होंगे। क्वेश्चन नंबर 43 में, हु इज़ द फादर ऑफ मेडिसिन, ये क्वेश्चन जरूर नया है, अपने काम का भी नहीं है, हो सकता है लेकिन कभी रेंडमली पूछा जाए कि मेडिसिन के जो फादर हैं वो किसे कहते हैं, हिप्पोक्रेट्स को कहते हैं भाई। हिप्पोक्रेट्स जो है वो मेडिसिन के औषधि के फादर हैं, जो यूनानी वैज्ञानिक है वो रहे हैं। पेलिनोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ, पेलिनोलॉजी किसे कहते हैं, तो पेलिनोलॉजी नाम से भी है ग्रासेस, पोलन ग्रेन, फॉसिल्स और ये। तो यहाँ पर पेलिनोलॉजी जो है, पेलिनोलॉजी देखो पोलन ग्रेन का आएगा इसमें ना, फॉसिल्स तो है नहीं, पेलियोनोबॉटनी के नाम से अपन जानते हैं इसको। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन अगर अपन देखते हैं यहाँ पे, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 45 में देखेंगे, MOP आयंगर वॉज फेमस, जो साइंटिस्ट है आयंकर, OP आयंकर के नाम से भी अपन जानते हैं, क्या है, तो सीधी सी बात है फादर ऑफ एल्गी है। एल्गी के अध्ययन को अपन क्या कहते हैं, फाइकोलॉजी। तो फाइकोलॉजी के अपन क्या कह सकते हैं, फादर कह सकते हैं। यहाँ पे पूछा गया है फेमस फॉर, किसके लिए संबंधित है, माइकोलॉजिस्ट, माइकोलॉजिस्ट के लिए तो बल्टर है ना, बटलर कह सकते हैं। टेरिडोलॉजिस्ट अलग है, और पेडोलॉजी जो है सॉइल के अध्ययन को कहते हैं। तो इनका जो संबंध है वो किससे है भाई, एल्गी के अध्ययन से है। ये एक फाइकोलॉजिस्ट है जिसे फादर ऑफ एल्गी या फादर ऑफ शैवाल या फादर ऑफ फाइकोलॉजी के नाम से जाना जाता है। हु इज़ द फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी, ये RPSC फर्स्ट ग्रेड के अंदर पिछली बार ही आया था शायद 2015 वाले में या 20 वाले में आया था, है ना, 20 वाले में आ चुका है। स्टेफन हेल्स पादपों के कार्य के फादर जो हैं या प्लांट फिजियोलॉजी जो है उनकी फादर है, स्टेफन हेल्स को कहा जाता है। हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी, इस नाम से पूछा जाए या फिर पैथोलॉजी के नाम से पूछा जाए, प्लांट पैथोलॉजी। मैंने अभी बताया आपको, यहाँ पर ये बल्टर के नाम से है, बटलर है ना, यहाँ पर मुकुंदर केसी मेहता, राइट आंसर क्या आ जाएगा भाई, बटलर के नाम से आ जाएगा। जो इंडियन माइकोलॉजी मतलब फंजाई के, और अपने जो प्लांट के अंदर डिजीज़ की जाती है फंजाई के द्वारा, या फिर प्लांट पैथोलॉजी अपन जिसे कह सकते हैं, प्लांट पैथोलॉजी ब्रांच हो या माइकोलॉजी ब्रांच हो, दोनों की जो पितामह है इंडियन फादर, उसे किसको कहा जाता है, तो बटलर को कहा जाता है। आगे अपन देखेंगे R मिश्रा, रामदेव मिश्रा। रामदेव मिश्रा जो साइंटिस्ट अपन सभी जानते हैं, ये इकोलॉजी के इंडियन फादर हैं, इंडियन फादर किसके, इकोलॉजी के।
तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, ये एक इकोलॉजिस्ट है और क्या है, ये इंडियन फादर ऑफ इकोलॉजिस्ट के नाम से भी, इकोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। पर्सन रेस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया, भारत के अंदर हरित क्रांति के पितामह या जनक किसे कहा जाता है? तो MS स्वामीनाथन। ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हो चुका है। अभी असिस्टेंट प्रोफेसर में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था, इसमें पूछा गया था कि ये कौन, इनका जो अध्ययन है कहाँ के थे, कहाँ इनकी रिसर्च इंस्टीट्यूट या कहाँ पे काम करते थे? तो मद्रास के थे भाई, मद्रास यूनिवर्सिटी के अंदर वर्क करने थे, चेन्नई, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा सी। और वर्ल्ड लेवल पे पूछा जाए फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन तो बोरलॉग, ये उनके ही क्या थे, स्टूडेंट थे भाई। अगला क्वेश्चन अगर अपन देखेंगे यहाँ पर 50 नंबर, IARI इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, क्या कहते हैं इसे? इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, पूसा इंस्टीट्यूट के नाम से जाना जाता है। वॉज इनिशियली सेटअप, जब ये शुरू में स्टार्टिंग में इनकी स्थापना हुई थी तो वो स्थापना कहाँ पे हुई थी, ये पूछा गया है। तो यहाँ पर बंगाल, बिहार, यूपी और उड़ीसा। वर्तमान में कहाँ पे है भाई? दिल्ली में है। और CSIR जो कैंपस है उसी के अंदर है, CSIR कैंपस, और ये दोनों क्या है, पास पास में है, IARI। अब और स्टार्टिंग में जब इसका एस्टैब्लिश हुआ था तो कहाँ पे हुआ था भाई? बिहार हुआ था, बिहार से इसको दिल्ली के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया गया था। ए पेपर वॉज पब्लिश इन ए जर्नल ऑफ फ्लोरा ऑफ डिस्ट्रिक्ट मेरठ, इस नाम से फ्लोरा ऑफ डिस्ट्रिक्ट मेरठ, इन विच ब्रांच ऑफ बॉटनी शुड दिस पेपर विल बी प्लेस्ड, किस ब्रांच में रखा गया बॉटनी की? तो सीधी सी बात है, फ्लोरा का जब अध्ययन किया जाता है तो अपन उनके आइडेंटिफिकेशन, उनके नोमेनक्लेचर से रिलेटेड उनका अध्ययन करते हैं अपन फ्लोरा का। तो यहाँ पर किस में रखेंगे अपन इसे? टैक्सोनॉमी के अंदर रखा जाएगा ये। तो ये टैक्सोनॉमी के अंदर रखी गई है, राइट आंसर बी ऑप्शन होगा। नेम द ब्रांच ऑफ बॉटनी विच इन्वॉल्व इन द आइसोलेशन एंड फ्यूजन ऑफ सेल्स इन विट्रो, ठीक है ना। यहाँ पे पूछा है आइसोलेशन एंड फ्यूजन ऑफ सेल्स। आपने क्या किया है, ये प्लांट सेल है जिसके ऊपर क्या पाई जाती है? सेल वॉल पाई जाती है। ये अंदर क्या है? प्रोटोप्लास्ट या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर सेल वॉल को तोड़कर प्लाज्मा मेम्ब्रेन युक्त कोशिका को बाहर निकाल लिया जाए तो इसे क्या कहते हैं? प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। दो प्रोटोप्लास्ट को अपन क्या कर सकते हैं? इनको फ्यूज करवा सकते हैं और एक हाइब्रिड सेल जो है वो बना सकते हैं। तो ये जो हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी है या हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक है, ये किस ब्रांच में किया गया है? अभी प्लांट टिश्यू कल्चर ब्रांच के अंदर ये प्रैक्टिकल है या फिर ये टर्म है वो यूज़ में लिया जाता है, जिसमें प्लांट की नई वेराइटी बनाई जा सकती है। क्वेश्चन नंबर अपन देखेंगे 53, 1 एंगस्ट्रॉम यूनिट, 1 एंगस्ट्रॉन यूनिट इज इक्वल टू, किसके इक्वल होती है भाई ये? तो यहाँ पे अपन देखेंगे 0.0001 माइक्रोन मीटर। यहाँ पे अपन देखेंगे क्वेश्चन नंबर अगला, ठीक है ना। छोटे छोटे ये डिजिट्स हैं, याद रहे तो रख लेना, कहीं लिख लेना रजिस्टर के अंदर, छोटे छोटे मेंशन जरूर कर लिया करो ये चीज़ें, कि क्या पता कब कोई एक क्वेश्चन आपका सिलेक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल हो। 1 मिली माइक्रोन, ठीक है ना, 1 मिली माइक्रोन इज इक्वल टू 1 मिली माइक्रोन इज इक्वल टू 10 इंटू माइनस यहाँ पर mm मिलीमीटर। इसका मतलब यहाँ पे अपन कह सकते हैं ये क्या है भाई? नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर को भी अपन कैसे लिखते हैं? 10 टू पावर -9। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगस्ट्रॉम इन मीटर? 1 मीटर में इसकी जो एंगस्ट्रॉम की वैल्यू है वो कितनी होती है भाई? 10 टू पावर -10 होती है। क्वेश्चन नंबर 56, नैनोमीटर NM हैज़ अनदर नेम। नैनोमीटर का अगला जो दूसरा जो नाम है वो मैंने अभी भी बताया है आपको, मिली माइक्रोन। यहाँ पे मिली माइक्रोन ये इसका दूसरा नाम है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन। यहाँ पे देखेंगे 1 नैनोमीटर
1 नैनोमीटर इज इक्वल टू, तो कितना होता है भाई 10⁻⁹ मीटर होता है, वो जो क्वेश्चन आ चुका है पहले ऊपर। अगला क्वेश्चन में इसमें अगला क्वेश्चन अगर अपन देखेंगे यहाँ पर 58 में, नेम द मैनेजमेंट सिस्टम विच डील विद द इकोलॉजिकल प्रिंसिपल एस्टेब्लिशमेंट ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन टिम्बर प्लांट्स। जो भी प्लांट्स जिनसे लकड़ियों के सामान बनाए जाते हैं, दरवाजे बनाए जाते हैं, घर बनाए जाते हैं या कोई भी चीज़ें बनाई जाती हैं, वो मजबूत लकड़ियाँ जो होती हैं, उन प्लांट्स का यहाँ पर पूछा गया है इकोलॉजिस्ट, प्रिंसिपल, एस्टैब्लिशमेंट उनकी स्थापना, ग्रोथ उनकी वृद्धि और उनमें जनन, उन सभी चीज़ों का जो अध्ययन है वो किस में किया जाता है भाई, सिल्वीकल्चर के अंदर किया जाता है। फॉरेस्ट से संबंधित अध्ययन जो होता है वो भी सिल्वीकल्चर कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा सिल्वीकल्चर। देखो आगे अगर अपन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 59, द ब्रांच बॉटनी डीलिंग विद इंटरेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड द इन्वायरमेंट इज नोन एज, ठीक है ना, साइंस की वह ब्रांच जो किसी ऑर्गेनिज्म और उसके इन्वायरमेंट के साथ में इंटरेक्शन शो करती है। ये ऑर्गेनिज्म है और ये इसका क्लाइमेट है, ये इसके साथ इंटरेक्शन करते हैं और ये इसके साथ इंटरेक्शन करते हैं, उसके अध्ययन को अपन क्या कहते हैं, तो जीव और जीवों के आसपास उपस्थित इन्वायरमेंट के बीच का जो इंटरेक्शन होता है या अंतर संबंध होता है उसे अपन क्या कहते हैं, इकोलॉजी के नाम से जानते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा भाई, इकोलॉजी आ जाएगा। ब्रांच ऑफ बॉटनी डीलिंग विद इंटरेक्शन ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंट नोन एज इकोलॉजी। द स्टडी ऑफ न्यूक्लियस इज नोन एज, ठीक है ना, न्यूक्लियस से संबंध कैरियो, कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस, कैरियो टाइप का मतलब होता है किसी भी न्यूक्लियस में उपस्थित गुणसूत्रों को उनकी साइज के अनुसार अरेंज करना, इस प्रकार से उसे अपन क्या कहते हैं, कैरियो टाइप कहते हैं। कैरियोकाइनेसिस कोशिका विभाजन के दौरान एक केंद्रक से दो केंद्रक बनते उसे कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। ये कह सकते हैं अपन डाइकैरियोसिस कह सकते हैं, जब दो केंद्रक उपस्थित प्रेजेंट हो, डाइकैरियोन, ठीक है ना। यहाँ पे पूछा गया है कि स्टडी ऑफ न्यूक्लियस के नाम से, तो ये आपको कैरियोन ढूंढना है, न्यूरोलॉजी, माइकोलॉजी और कैरियोलॉजी। तो इसका राइट आंसर कौन सा जाएगा भाई, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पे अपन देखेंगे द डिसिप्लिन डीलिंग विद द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है ना, इनहेरिटेंस मतलब आनुवांशिकी के अध्ययन को अपन क्या कहते हैं भाई, सीधी सी है, जेनेटिक्स कहते हैं। मेंडल इसके पितामह कहलाते हैं। द ब्रांच डीलिंग विद द स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर या उसमें उपस्थित गुणसूत्र की स्ट्रक्चर, उनके अरेंजमेंट, साइटोलॉजी कहलाता है भाई, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 63, द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑर्गेनिज्म इन डिफरेंट पार्ट ऑफ अर्थ के विभिन्न भागों पर जीवों का वितरण क्या कहलाता है। देखो यहाँ पे दो टर्म पूछा गया है, ये अर्थ का कोई भी सरफेस एरिया है, कोई जीव यहाँ पे इस ग्रुप में पाए जाते हैं, कुछ यहाँ पे पाए जाते हैं, अलग अलग जीवों का ग्रुप है, ठीक है। यदि इसमें जीवों का नाम ना दिया हो, डायरेक्ट पूछा गया हो जीव, तो जीव का मतलब तो प्लांट और एनिमल जो हैं, प्राणी और पादप दोनों आ गए। तो जब दोनों आ जाते हैं उसे तो अपन कहते हैं जियोग्राफी। यदि केवल प्राणी पूछते तो मतलब जू जियोलॉजी, केवल प्लांट का पूछते तो फाइटोजियोलॉजी, केवल जगह का पूछते तो उसे क्या कहते हैं, किसी भी ज़मीन, किसी भी भौगोलिक क्षेत्र जो है उनके अध्ययन को अपन क्या कहते हैं, जियोलॉजी कहते हैं। तो यहाँ पे अपना जो राइट आंसर कौन सा आएगा, बायोजियोग्राफी, क्योंकि इन्होंने ऑर्गेनिज्म पूछा, ना ही तो एनिमल पूछा है ना ही प्लांट पूछा है, दोनों को मर्ज करके इन्होंने पूछा है। तो अपना राइट आंसर आ जाएगा बायोजियोग्राफी। एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिकल मेथड टू स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, ठीक है ना, मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स यूज में लेते हुए अपन क्या करते हैं, बायोलॉजी को अगर सोल्व करें अपन और उसको अप्लाई करें, मैथमेटिक्स को जो अपन पढ़ते हैं, बायोस्टैट्स जो पढ़ते हैं, तो बायोस्टैटिक्स जो होते हैं उसको अपन क्या कहते हैं, बायोमेट्री। इस मेथड को अपन क्या कहते हैं, बायोमेट्री के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 में डिटरमाइन या डिटर्मिनेशन एज ऑफ ट्री, ये क्वेश्चन भी भाई आ चुका है,
ठीक है ना, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। डिटर्मिनेशन ऑफ एज ट्री काउंटिंग बाय द एनुअल रिंग, ठीक है ना। तो एनुअल रिंग जो प्लांट में बनती है स्टेम के अंदर, इस प्रकार से एक साल में एक रिंग बनती है जाइलम के द्वारा, हार्डवुड के द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा, हार्डवुड के द्वारा बनाई जाती है। इनके अध्ययन को, अपने इन रिंग को अध्ययन को काउंट करके एज का ज्ञात करना क्या कहलाता है भाई, डेंड्रोक्रोनोलॉजी के नाम से जानते हैं। तो प्लांट के रिंग को काउंट करते हुए, एनुअल रिंग को काउंट करते हुए प्लांट की एज ज्ञात करना, उम्र ज्ञात करना, आयु ज्ञात करना डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहलाता है। स्टडी ऑफ इंटरेक्शन एंटीजन एंड एंटीबॉडी नोन एज, एंटीबॉडी और एंटीजन के इंटरेक्शन के अध्ययन को अपन क्या कहते हैं, सीरोलॉजी कहते हैं ब्लड के अंदर। तो यहाँ पर क्रायोलॉजी, यहाँ पर हर्पिटोलॉजी और सीरोलॉजी, तो उसे अपन क्या कहते हैं, सीरोलॉजी कहते हैं। कई क्वेश्चन तो बेसिक हैं, लेकिन बेसिक ही बायोलॉजी अपन क्वेश्चन, ये जो चैप्टर चल रहा है अपना, ये मेरा पढ़ाने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि जब मैंने ये क्वेश्चन देखे तो मुझे लगा रियल में कि सभी के साथ में ये क्वेश्चन सबको शेयर जरूर करना चाहिए कि जब एग्जाम में बच्चे बैठते हैं तो बेसिक क्वेश्चन सब वो हमेशा उनको मार्क देते हैं, बेसिक क्वेश्चंस क्लियर नहीं हो पाते। कई बेसिक क्वेश्चंस ऐसे अपने सामने कभी आए ही नहीं है, इसलिए बेसिक क्वेश्चंस है वो काफ़ी समझ में आ जाएंगे आपको। द ब्रांच कंसर्न विद द स्टडी ऑफ एबनॉर्मल एम्ब्रियो, ठीक है, असामान्य भ्रूण के अध्ययन को या असामान्य भ्रूण को किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि अध्ययन को, यहाँ पर जीरेंटोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी तो सामान्य आ गई, टेरिटोलॉजी, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो असामान्य भ्रूणीय विकास का अध्ययन, उसका अध्ययन जो करते हैं अपन, उसे क्या कहते हैं, स्टडी ऑफ द एबनॉर्मल एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, उसे कहते हैं अपन टेरिटोलॉजी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अभी ये याद कर लेना। 68 में देखेंगे द साइंस नेम ऑफ प्लांट इज नोन एज, ये तो सीधा से ये प्लांट का नामकरण जो किया जाता है नोमेनक्लेचर कहलाता है। क्वेश्चन नंबर, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट FRI, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून में स्थित है, जहाँ पर जो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है IFS, वहाँ की इनकी ट्रेनिंग होती है देहरादून के अंदर। तो राइट आंसर आ जाएगा। 70 में देखोगे द ब्रांच डीलिंग विद द स्टडी ऑफ द सर्ब्स एंड ट्रीज, झाड़ियों और वृक्षों के अध्ययन को अपन क्या कहते हैं, डेंड्रोलॉजी दिया हुआ है, एंथोलॉजी दिया हुआ है, पेलिनोलॉजी दिया हुआ है और पोमोलॉजी दिया हुआ है, ठीक है ना। डेंड्रोलॉजी, वृक्षों के अध्ययन को अपन क्या कहते हैं, डेंड्रोलॉजी के नाम से जानते हैं। 71 पे चलते हैं। द स्टडी ऑफ पीरियोडिक फिनोमिना, पीरियोडिक फिनोमिना का मतलब होता है कि जो क्लाइमेट होता है, क्लाइमेट में बदलाव, ठीक है ना, जो अलग अलग सीजन आती है, ठीक है ना, अलग अलग सीजन आती है, एक के बाद में दूसरी आती है, बसंत ऋतु आती है, समर आती है, विंटर आती है, इस प्रकार से जो अल्टरनेट चलता रहता है, उनका जो अध्ययन है, स्टडी ऑफ पीरियोडिक फिनोमिना इन प्लांट्स नोन एज, ठीक है। तो उसे अपन क्या कहेंगे, यहाँ पर दिया हुआ है डेंड्रोलॉजी और डेंड्रोक्रोनोलॉजी, और यहाँ पे दिया हुआ है एंथोलॉजी और ये दिया हुआ है फिनोलॉजी। तो ये क्या आ जाएगा, फिनोलॉजी। जैसे प्लांट्स के अंदर कभी देखेंगे अपन एकदम प्लांट ग्रीन हो जाते हैं, कभी स्प्रिंग जो अपन बसंत ऋतु जो कहते हैं उस टाइम में ग्रीन के साथ साथ में फ्लावरिंग अच्छी आती है उनके अंदर, पतझड़ भी आती है इनके अंदर। इसका मतलब प्लांट में क्लाइमेट के साथ साथ में प्लांट की दैनिक जीवन है उनके अंदर भी क्या आते हैं, चेंजेस आते रहते हैं। उनका यदि अध्ययन आप करते हो तो वो फिनोलॉजी के अंदर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 72 में स्टडी ऑफ द इफेक्ट ऑफ रेडिएशन ऑन लिविंग बींग्स, किसी भी जीवित जीवों के ऊपर यदि प्रकाश की किरणों का इफेक्ट देखना हो, रेडिएशन का इफेक्ट देखना हो, तो उसके अध्ययन को क्या कहते हैं। वैसे तो देखो रेडियो बायोलॉजी कहते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे टर्म देखो इसमें नहीं दिया है, एरोबायोलॉजी दिया हुआ है, ऑन्कोलॉजी दिया हुआ है, कैरियोलॉजी दिया हुआ है। अब इसमें जो एक्टिनोबायोलॉजी है ये यहाँ पर रेडिएशन से लिया गया है, एक्टिनोबायोलॉजी। यहाँ पे अपन रेडिएशन की जब बात आई है तो थोड़ा सा अपन देख लेते हैं। सबसे पहले जैसे अपने लिए जो हम अपनी जो रेंज अगर अपन बात करेंगे, सनलाइट, इसमें से अपन जिसको देख पाते हैं, प्लांट्स जिस लाइट को यूज में ले पाते हैं उसे अपन क्या कहते हैं, विजिबल
लाइट या विजिबल प्रकाश, दृश्य प्रकाश, जिसकी रेंज जो होती है 400 से 700 नैनोमीटर होती है। कई जगह 390 से लेकर 810 तक भी लिखी होती है। ये अलग अलग रेंज है, लेकिन 400 से 750 700 की जो बीच की जो रेंज होती है वो क्या कहलाती है, विजिबल कहलाती है। इसी को अपन देख पाते हैं। इसमें भी 7 कलर जो होते हैं वो दिखाई देते हैं। यहाँ पे अपन देखेंगे 7 इसका कलर है। इससे नीचे की तरफ अगर अपन रेंज की तरफ चलते हैं तो कौन सा आ जाएगा भाई, अल्ट्रा वायलेट लाइट आएगी। इससे ऊपर की तरफ चलेंगे तो इंफ्रा रेड आएगी। इनमें से अल्ट्रा वायलेट की अपन बात करें, यूवी लाइट, यूवी लाइट जो होती है वो क्या करती है भाई, अपने डीएनए जो है, जेनेटिक मटेरियल है, उनको क्या करती है, डैमेज, उनको क्या करती है, डैमेज। जिनमें से खास तौर से आपके जो प्यूरिन है, मतलब पायरीमिडिन, जिसमें से भी खास तौर से पायरीमिडिन कौन से आते हैं, थायमिन आते हैं और साइटोसिन आते हैं। जिनमें से भी अपन थायमिन, यदि कोई 2 थायमिन हो उनके बीच में क्या बन जाते हैं, बॉन्ड बन जाते हैं, और इसे अपन क्या बोलते हैं, डाइमर ऑफ थायमिन, डाइमर ऑफ थायमिन, इसे क्या बोलते हैं, थायमिन का डाइमर बनना। और थायमिन का डाइमर जब बनता है तो इनका जब रेप्लिकेशन होता है, डीएनए पॉलीमरेज जब आता है तो वो इनको रीड प्रॉपर रूप से नहीं कर पाता, जिसके कारण से इसके रेप्लिकेशन से जो डीएनए बनेगा उसमें क्या होगा, म्यूटेशन होगा। और म्यूटेशन होने के कारण से क्या होता है, स्किन कैंसर होता है। तो सीधा सा सवाल अगर पूछा जाएगा तो इसमें ये पूछा जाएगा अल्ट्रा वायलेट जो है उसके कारण से कौन सा रोग होता है, तो स्किन कैंसर होता है। ठीक है ना। अल्ट्रा वायलेट जो है किस प्रकार क्या म्यूटेशन कॉज करता है, किस प्रकार की रेज है। एक आती है आयनिक रेंज, आयोनाइजिंग लाइट, एक आती है नॉन आयोनाइजिंग लाइट। ठीक है भाई, ऐसे लाइट 2 प्रकार के होते हैं। कई बार क्वेश्चन इसमें से रिपीट हो चुका है। आयोनाइजिंग रेंज की जो लाइट होती है कि मतलब किसी भी मॉलिक्यूल्स को, किसी भी पार्टिकल्स को तोड़े तो उसमें किस में कन्वर्ट कर दे, वो आयनिक में कन्वर्ट कर दे। तो यहाँ पर तो आती है आपकी एक्सरेज। एक्सरेज जो है अल्फ़ा, बीटा और गामा, ये सभी रेज जो होती है वो कैसी होती है, आयनाइजिक होती है। डीएनए डैमेज करती है, डीएनए को तोड़ती है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को तोड़ती है विशेष तौर से। यहाँ पे देखेंगे नॉन आयनाइजिंग के अंदर अल्ट्रा वायलेट लाइट। ठीक है ना, याद रखना। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है कि अल्ट्रा वायलेट जो लाइट है वो किस प्रकार की है, नॉन आयनाइजिंग प्रकार की है। एक्सरेज जो है वो किस प्रकार की है, आयनाइजिंग प्रकार की है। ये फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को तोड़ती है, जबकि ये थायमिन के डाइमर बना देती है। थायमिन के अंदर साइक्लोब्यूटेन जो एक रिंग है वो बनती है। ठीक है ना, तो ये इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 73 में देखोगे, द स्टडी ऑफ न्यूक्लियर साइटोलॉजी। देखो भाई, मैंने कल भी अपने ये क्वेश्चन लास्ट में आ चुका है कि किसी भी केंद्रक से संबंधित आप स्टडी करते हो, केंद्र की स्टडी करते हो, न्यूक्लियस की स्टडी करते हो, उसे क्या कहते हैं, कैरियोलॉजी कहते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है न्यूरोलॉजी, माइकोलॉजी, राइनोलॉजी और कैरियोलॉजी। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, कैरियोलॉजी इसका बेस्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन में अगर आप देखोगे यहाँ पर 74 नंबर का, हु इज द एसोसिएटेड विद द स्टडी ऑफ मैनुअल रिकरेंस ऑफ व्हीट रस्ट। ठीक है ना, व्हीट रस्ट डिजीज जो होती है, ठीक है ना, गेहूं के अंदर व्हीट रस्ट डिजीज होती है, जिसके ऊपर इंडिया में सबसे ज़्यादा जो वर्क किया गया है वो केसी मेहता ने किया था। केसी मेहता ने, केसी मेहता की एक बुक भी आती है प्लांट पैथोलॉजी की, काफ़ी अच्छी बुक है। ठीक है, अब अपन देखेंगे व्हीट की जो रस्ट डिजीज है, रस्ट डिजीज किसके द्वारा होता है भाई, पक्सिनिया के द्वारा। किसके द्वारा, पक्सिनिया ग्रेमिनी। किसके द्वारा, पक्सिनिया ग्रेमिनी, जो क्या है, एक फंजाई है।
ठीक है। अब अपन देखेंगे इसमें जो स्पोर हैं, इसकी जो विशेषता है कि ये जो फंजाई है, पहले ये देख लेते हैं। फंजाई जो है अपना लाइफ साइकिल, अपना जीवन चक्र दो पादपों पर कंप्लीट करता है, दो होस्ट या परपोसी पर पूर्ण करता है, जिसका पहला जो परपोसी है वो तो क्या है, वीट, गेहूं, और दूसरा जो है वो क्या है, बर्बेरिस प्लांट है। बर्बेरिस प्लांट है वो झाड़ीनुमा प्लांट होता है और इसकी वैसे भी देखे जाए तो संकटग्रस्त प्रकार की प्रजातियां हैं और यहाँ पे नहीं पाई जाती है, अपने हिमाचल प्रदेश से उस साइड के अंदर देखने को मिलती है, जम्मू कश्मीर साइड में। तो ये झाड़ीनुमा संरचना होती है। दो प्लांट है, पहला इसके ऊपर और दूसरा इसके ऊपर। अपन देखेंगे इसमें सबसे बड़ी विशेषता होती है पक्सिनिया ग्रेमिनिस जो है। इस पक्सिनिया ग्रेमिनिस के अंदर 5 प्रकार के क्या बनते हैं, स्पोर बनते हैं। 5 प्रकार के स्पोर बनते हैं, जिसमें से पहला स्पोर अगर आप देखोगे तो यूरिडियो स्पोर, टीलियो स्पोर। तीसरा अपन देखेंगे यहां पर तो एक आता है हैप्लोस्पोर, ऐसे नाम से कुछ आता है, हैप्लोस्पोर ऐसे कुछ नाम से, नाम याद नहीं आ रहा उसका। तीसरा वो होता है जो हैप्लॉइड होता है, ये कैसा होता है भाई, हैप्लॉइड मतलब एन, और ये दोनों जो कैसे होते हैं 2n। अगला चौथा अगर अपन देखेंगे तो पिक्निडियो स्पोर, और 5वां अपन देखेंगे तो एसिडियो स्पोर। इस प्रकार से जो इसमें स्पोर होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है भाई, 5 होती है, जिनमें से ये जो बीच वाला स्पोर है इसका नाम एग्जैक्ट याद आ नहीं रहा है, इसका नाम माइक्रोस्पोर बेसिडियो, हाँ इसका नाम जो है वो बेसिडियो स्पोर है। यहाँ पे इसका नाम जो है वो क्या है, बेसिडियो स्पोर है, बेसिडियो स्पोर। बेसिडियो स्पोर, ये बेसिडियो स्पोर, ये कैसे होते हैं भाई, हैप्लॉइड होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये जो दोनों लाइफ साइकिल है कौन से पिक्निडियो स्पोर और एसिडियो स्पोर, ये दोनों किसके ऊपर होती है, बर्बेरिस पर, और ये दोनों जो तीनों जो स्टेज होती है वो किस पे होती है, वीट पे होती है, गेहूं पर, ठीक है ना। ये इसके बारे में था, किसके बारे में, रस्ट डिजीज के बारे में। और रस्ट डिजीज के ऊपर सबसे ज़्यादा जो वर्क है इंडिया के अंदर किसने किया, कैसी मेहता ने किया है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर आ जाएगा कैसी मेहता। क्वेश्चन नंबर 75 में आप देखोगे, साइंस डीलिंग विद द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स की संरचना और उनके कार्यों का अध्ययन जिस ब्रांच में किया जाता है बायोमोलिक्यूल्स, तो वो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहलाती है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 76, स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन स्पेस कम्स अंडर, ठीक है ना। स्पेस मतलब अपने जो बाहर है पृथ्वी से ऊपर की तरफ अपन देखेंगे, स्पेस के अंदर जैसे जैसे जाएंगे अपन, उसके अंदर जीव अगर पाए जाते हैं उनका अध्ययन अगर आपको करना है तो उसे क्या कहते हैं, एक्जो बायोलॉजी कहते हैं। तो अंतरिक्ष से संबंधित है, अंतरिक्ष में जितने भी जीवों का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं, एक्जो बायोलॉजी के नाम से जानते हैं। 77 में देखोगे, द ब्रांच डीलिंग विद द यूटिलाइजेशन ऑफ प्लांट रिसोर्सेज। प्लांट के रिसोर्सेज, जो प्लांट अपने को स्रोत हैं किसी चीज़ों का, उसमें अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पर एग्रीकल्चर, प्लांट ब्रीडिंग सीधा सा है, इकोनॉमिक, बॉटनी के अंदर प्लांट के क्या क्या यूजेज हैं उनका अध्ययन अपन करते। अगला क्वेश्चन अगर अपन देखेंगे यहाँ पर 78 नंबर का, तो यहाँ पे देखोगे ये टर्म जो है ओलेरिकल्चर इज ए, ओलेरिकल्चर है किससे संबंधित है, ये अपन पहले भी अपन पढ़ चुके हैं। स्टडी ऑफ फ्रूट्स, कल्चर ऑफ कल्टीवेशन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स या फ्लावर्स, स्टडी ऑफ कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल, ठीक है ना। सब्जियों की खेती, सब्जियों की जो खेती होती है तो वेजिटेबल की कल्चर करना या कृषि करना वो क्या कहलाता है, अपना ओलेरिकल्चर कहलाता है। 79 में देखोगे, जेनेटिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ डीलिंग। जेनेटिक्स के बारे में सभी जानते हैं, मेंडल इसका फादर है, और जिसके अंदर आनुवांशिकी, हेरिडेटरी और विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। स्टडी ऑफ
हेरिडिटी एंड वेरिएशंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म नोन एज जेनेटिक्स। अगला क्वेश्चन अगर अपन देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 80, आर्ट ऑफ ग्रोइंग ड्वार्फ ट्रीज। ठीक है ना, बोने जो प्लांट्स होते हैं उनकी ग्रोथ करवाना या उनको कल्चर करना या फिर उनको उगाना क्या कहलाता है? तो यहाँ पर बोनासाई, ये टर्म ही नाम से है बोनासाई, तो उसे क्या कहते हैं? बोनासाई कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, विच डील विद इस्टेब्लिशमेंट ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ऑफ टिम्बर प्लांट्स। टिम्बर प्लांट्स, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। कोई भी ऐसी लकड़ियाँ जिनको आप लोग कास्ट के रूप में, मतलब मजबूत लकड़ियाँ पाई जाती हो, मजबूत कास्ट पाई जाती हो, मजबूत वुड पाई जाती हो, जिनसे दरवाजा वगैरह अपन खिड़कियों के, गेट के, मजबूत लकड़ियाँ, बेड वगैरह बनाते हैं, अपन फर्नीचर बनाते हैं, तो उनको इस्टेब्लिशमेंट करना, स्थापना करना, उनकी वृद्धि करना और उनका जनन करना, पूरा जो अध्ययन है वो किस में किया जाता है भाई? यहाँ पे देखो, एफॉरेस्टेशन, हॉर्टिकल्चर, सिल्वीकल्चर, तो उसका राइट आंसर क्या आ जाएगा भाई? सिल्वीकल्चर आ जाएगा। ये क्वेश्चन पहले भी अपन पढ़ चुके हैं। विच पेयर इज मिसमैच्ड, इनमें से कौन सा गलत है? देखो, पेडोलॉजी सॉइल साइंस के अध्ययन को या सॉइल का बनने का जो प्रोसेस है उसे क्या कहते हैं? पेडोलॉजी। फिजियोलॉजी स्टडी ऑफ प्रोसेस एंड फॉर्मेशन ऑफ लाइफ, लाइफ के अंदर क्या क्या कार्य चल रहे हैं, उनका कैसे निर्माण होता है, फिजियोलॉजी उसकी। ये है काइनेसियोलॉजी, स्टडी ऑफ फॉसिल्स, ये गलत है। पैलियोंटो बोटनी के नाम से अपन जानते हैं, जिसमें फॉसिल्स का अध्ययन किया जाता है, यहाँ पर दिया हुआ है काइनेसियोलॉजी, जो गलत है। लिम्नोलॉजी स्टडी ऑफ फ्रेश वाटर, ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये क्वेश्चन है ना, इससे डेफिनेशन आती है। इसका राइट आंसर आ जाएगा अपना सी, जो गलत दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 83, एम्प्लॉयमेंट ऑफ हेरिडेटरी प्रिंसिपल इन इम्प्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन रेस। ह्यूमन से संबंधित कोई जेनेटिक्स इंप्रूवमेंट यदि आप करना चाहते हो, जीन थेरेपी करना चाहते हो, कोई भी आनुवांशिक रोगों को खत्म करना चाहते हो, तो वो अध्ययन जो है, वो काम जो किया जाता है वो किसके तहत किया जाता है? उसे क्या कहते हैं? यूजेनिक। तो उसे क्या कहते हैं भाई? यूजेनिक कहते हैं। पेडोलॉजी, वापस आ गया वही ये वाला। सॉइल के निर्माण को क्या कहते हैं भाई? पेडोलॉजी कहते हैं। स्टडी ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, यहाँ पे पहला ही ऑप्शन इसका राइट है। स्टडी ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, सॉइल फॉर्मेशन के निर्माण को क्या कहते हैं भाई? सॉइल निर्माण के अध्ययन को क्या कहते हैं? पेडोलॉजी के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन अपन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज मेजरमेंट ऑफ सेल। किसी भी सेल की आकृति को मेजरमेंट करने के लिए कौन सी यूनिट को ज़्यादा यूज में लेते हो? नैनोमीटर दिया हुआ है, एंगस्ट्रॉम दिया हुआ है और माइक्रोमीटर दिया हुआ है और मिलीमीटर दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखो, दोनों यूज में आते हैं, एंगस्ट्रॉम भी यूज में आते हैं और माइक्रोमीटर भी यूज में आती है। तो फॉलोइंग यूज टू मेजर सेल को मेजर करने के लिए माइक्रोमीटर को ज़्यादा यूज में लिया जाता है। जो अपन नॉर्मली प्रैक्टिकल भी करते हैं, आप लोगों ने प्रैक्टिकल किया भी होगा माइक्रोमीट्री का, माइक्रोमीट्री का प्रैक्टिकल आपने किया होगा। एक स्लाइड होती है स्टेज, एक होती है ओक्यूलर, इसके ऊपर जो होती है वो मार्किंग होती है, इस प्रकार की स्लाइड होती है। इसके ऊपर ऑर्गेनिज्म रखा जाता है, उसके ऊपर अपने जो आई पीस होता है, लेंस ऊपर होता है आँख के पास, उस वाला इस प्रकार से होता है। उसके अंदर एक स्केल होती है, जिसके ऊपर भी इस प्रकार की स्केल लगी होती है, और उन दोनों को मर्ज करके अपन यहाँ पे इसकी साइज़ जो है वो कितने लाइन के अंदर क्रॉस कर रहा है, उसकी एक फॉर्मूला होता है, उसमें रख के अपने उसका माइक्रोमीटर, उसकी जो साइज़ है वो निकाल ली जाती है। इथेनोबोटनी इज ए रिलेटेड विद, इथेनोबोटनी के नाम से भी है भाई, यूज ऑफ प्लांट इन ओल्ड टाइम। पहले से प्लांटों का प्राचीन काल से क्या क्या यूजेस लिए जा रहे हैं अपन सभी पढ़ते हैं। इकोनॉमिक बोटनी के अंदर इथेनोबोटनी पढ़ते हैं अपन। इथेनोबोटनी का मतलब क्या है कि प्राचीन काल से कौन से प्लांट्स हैं, उनके कौन से भाग हैं, वो किस काम में आते हैं या किस काम से लिए जा रहे हैं आज तक, क्या औषधि के काम आते हैं या किसी और काम से आते हैं, ठीक है ना। तो वो क्या कहलाता है? यूज ऑफ प्लांट इन ओल्ड टाइम्स। पहले से प्लांटों का यूज किस लिए चल रहा है? डिस्पर्जल ऑफ प्लांट, यूज ऑफ प्लांट मेडिसिन, है ना। ये हो सकता है कन्फ्यूजन वाला हो, डेवलपमेंट ऑफ प्लांट ये मतलब ही नहीं है।
लेकिन थोड़ा सा ये डाउट लग सकता है, लेकिन इसका राइट आंसर क्या आएगा कि प्राचीन काल से चलता आ रहा प्लांटों का यूजेज जो है उसके बारे में अध्ययन करना इथेनोबॉटनी कहलाता है। अगला क्वेश्चन अगर अपन देखेंगे यहाँ पर, द नेम एसोसिएटेड विद मोसेस। जो मोसेस का मतलब यहाँ पर अपन देखेंगे ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा के अध्ययन या उसका नाम जो है वो किसने किया, किससे संबंधित है? एसोसिएटेड विद मोसेस, कश्यप। कश्यप किससे संबंधित है भाई? मोसेस या ब्रायोफाइटा से संबंधित है। क्यों? क्योंकि इनको अपन क्या कहते हैं? इंडियन फादर ऑफ ब्रायोलॉजी, इंडियन फादर ऑफ ब्रायोफाइटा के नाम से जाना जाता है। तो कश्यप जो शब्द है, साइंटिस्ट जो है वो किससे संबंधित है? मोसेस या ब्रायोफाइटा से संबंधित है। 88 स्टडी ऑफ प्लांट एंड एनिमल टिश्यू आउटसाइड द बॉडी इन ग्लास ट्यूब। कोई भी प्लांट का पार्ट हो, किसी एनिमल की कोशिकाओं का पार्ट हो, यदि किसी भी टेस्ट ट्यूब के अंदर उसका अध्ययन किया जाता हो किसी भी कारण से, यहाँ पर ये मीडियम है और यहाँ पर आप अध्ययन कर रहे हो, उसका कल्चर कर रहे हो, तो ये कल्चर क्या कहलाएगा? इन विट्रो। इन विट्रो कल्चर कहलाएगा। यदि आप किसी भी कोशिका की किसी भी अंग का अध्ययन, यदि कोई जीव है उसके अंदर यदि आप करोगे, यहाँ पर, ठीक है ना, उसके अंदर यदि आप करोगे, यहाँ पे सपोज अपन इसकी आँख के अंदर या फिर यहाँ पर कोई कोशिका है उसके अंदर आप अध्ययन कर रहे हो, जीवित कोशिका, जीवित जीव के अंदर यदि किसी चीज़ का अध्ययन किया जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? इन वीवो। इन वीवो। यदि कोशिका के जीव के बाहर किया जाता है उसे इन विट्रो, अंदर किया जाता है इन वीवो। अगला तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? इन विट्रो। 89 में देखेंगे बायोलॉजी इज कंसर्न्ड विद। बायोलॉजी किससे संबंधित है? जीवों के अध्ययन को बायोलॉजी कहते हैं। तो सीधा सही अपना क्वेश्चन। 90 नंबर में देखोगे, ए ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन प्लांट मैक देम ऑटोट्रोफिक। ग्रीन पादपों में, हरे पादपों में पाया जाने वाला वह वर्णक जो उसके स्वपोषी होने के लिए जिम्मेदार है। तो स्वपोषी के लिए सीधा सा है क्लोरोफिल मॉलिक्यूल का होना जरूरी है, जो सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, वाटर को स्प्लाइट कर, और वाटर से क्या बनाता है भाई? स्प्लाइट करके प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन बनाता है, और वो इलेक्ट्रॉन विभिन्न इलेक्ट्रॉन कैरियर प्रोटीन से होते हुए एटीपी और NADPH2 बनाता है। एटीपी और NADPH2 है वो भोजन बनाता है, ग्लूकोज। इस प्रकार से ग्लूकोज का निर्माण है वो क्लोरोफिल की प्रेजेंस के कारण से होता है। क्वेश्चन जो है वो 91 से ले लेंगे अपन। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेजरमेंट यूनिट इन सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी के अंदर सबसे छोटी जो यूनिट है वो कौन सी है? तो यहाँ पे देखोगे माइक्रोन, नैनोमीटर, माइक्रोमीटर। देखो ऑर्गेनिज्म को यदि आप मेजर करोगे तब तो मिलीमीटर के अंदर करोगे, मतलब मिली माइक्रोन के अंदर करोगे। यदि आपको सेल बायोलॉजी की किसी कंपोनेंट को देखना है, सेल बायोलॉजी के अंदर स्टडी करनी है, तो आपको एंगस्ट्रॉम यूज में लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर सेल बायोलॉजी टर्म दिया हुआ है तो इसका राइट आंसर आएगा एंगस्ट्रॉम। यदि यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिया होता, माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर ये दिया होता तब यहाँ पे राइट आंसर क्या था? मिली माइक्रोन। अगला क्वेश्चन अगर आप देखोगे यहाँ पे 92, द ओल्डेस्ट अवेलेबल लिटरेचर इन द फील्ड ऑफ बॉटनी। बॉटनी के इतिहास में सबसे प्राचीन ग्रंथ जो अवेलेबल है, जो मिलता है, वो कौन सा है? ठीक है ना, हिस्टोरिका, नेचुरलिस और मेटेरिया मेडिका। हिस्टोरिका, प्लांटेरम, स्पीसीज, प्लांटेरम। जो ये है हिस्टोरिया, प्लांटेरम जो है वो सबसे पहला जो बॉटनी का है, जो बॉटनी के फादर के नाम से भी अपन जानते हैं, थियोफ्रस्टस के द्वारा दिया गया ग्रंथ है। थियोफ्रस्टस जो फादर ऑफ बॉटनी के नाम से जानते हैं, उनके द्वारा लिखी गई बॉटनी की प्रथम बुक है जिसे हिस्टोरिया प्लांटेरम के नाम से जानते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 93 के अंदर अगर आप देखोगे, हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन बॉटनी।
ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार आ चुका है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के अंदर भी, सेकंड ग्रेड के अंदर भी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है इस प्रकार का कि फादर ऑफ इंडियन बॉटनी के नाम से किसे जाना जाता है। तो यहाँ पे देखोगे विलियम रॉक्सबर्ग जो अपना इंडिया का सबसे बड़ा हर्बेरियम कहें और सबसे बड़ा बॉटनिकल गार्डन कहें शिवपुर कोलकाता, उनके अंदर एक डायरेक्टर की पोस्ट पे रहे हुए हैं। उस गार्डन के अंदर डायरेक्टर की पोस्ट पे रहे हुए हैं विलियम रॉक्सबर्ग, जिन्होंने प्लांट और इंडियन फ्लोरा के बारे में काफ़ी कुछ लिखा है और पूरा रिसर्च किया है। उस गार्डन का डेवलपमेंट करने का पूरा जो श्रेय है वो जाता है विलियम रॉक्सबर्ग। इसलिए इनको जो है अपन जानते हैं अपना इंडिया के अंदर जो बॉटनी के जनक के नाम से जाना जाता है, फादर ऑफ इंडियन बॉटनी के नाम से जानते हैं अपन। अगला क्वेश्चन अगर आप देखोगे 94, द फाइनल एंड प्रोडक्ट ऑफ सक्सेसफुल मेटाबॉलिज्म। यदि आपकी उपापचय क्रिया होती है, उपापचय क्रिया के सफलतापूर्ण संपन्न होने के बाद क्या रिजल्ट आता है, तो यहाँ पे देखोगे डेवलपमेंट, डिफरेंशिएशन, मॉर्फोजेनेसिस और ग्रोथ, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर सक्सेसफुल मेटाबॉलिज्म होगा, जिसका उपापचय कार्य है वो सही होगा, उपापचय मेटाबॉलिज्म रिएक्शन है वो सही होगी, दैट मीन्स उस ऑर्गेनिज्म के अंदर ग्रोथ देखने को मिलेगी, उस ऑर्गेनिज्म के अंदर वृद्धि देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 95 में 1 मीटर इज इक्वल टू, 1 मीटर में क्या होता है, तो यहाँ पर एंगस्ट्रॉम में दिया हुआ है 10 टू पावर 10 एंगस्ट्रॉम, 10 टू पावर 10 एंगस्ट्रॉम होता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखोगे आप, देखो क्वेश्चन नंबर 96 है, द प्रोसेस इन विच कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस ब्रेक डाउन इनटू सिंपल सब्सटेंस कॉन्स्टिट्यूट्स। मतलब बड़े जो अणु हैं वो किसी एंजाइम की उपस्थिति में छोटे छोटे अणुओं में टूटते हैं, जिन्हें अपन क्या कर देते हैं, डाइजेस्ट कर देते हैं। इसका मतलब अपन जो फूड लेते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं, उस टाइम में बड़े जो पार्टिकल्स वो यूज में रहते हैं और वो तोड़ के उनको लास्ट के अंदर किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो यहाँ पे पूछा गया है सेम वही प्रोसेस कि बड़े जो मॉलिक्यूल होते हैं, सब्सटेंस होते हैं, ब्रेक डाउन इनटू सिंपल सब्सटेंस, छोटे छोटे सिंपल सब्सटेंस पदार्थों में कन्वर्ट कर दिया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म कहते हैं, एनाबॉलिज्म कहते हैं, कॉमेंजलिज्म कहते हैं, तो उसे अपन क्या कहते हैं, कैटाबॉलिज्म कहते हैं। टूटना है तो कैटाबॉलिज्म, यदि छोटे छोटे अणुओं से वापस कोई बड़ा मॉलिक्यूल बनता है उसे एनाबॉलिज्म कहते हैं। और मेटाबॉलिज्म है जहाँ पे दोनों रिएक्शन संपन्न होती हो, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म, उसे मेटाबॉलिज्म कहते हैं। और कॉमेंजलिज्म है, ये इंट्रैक्शन है भाई, ये किस प्रकार का इंट्रैक्शन है, तो प्लस प्लस प्रकार का ये क्या होता है, इंट्रैक्शन होता है कॉमेंजलिज्म। और वैसे भी कॉमेंजलिज्म का अगर और आप देखोगे तो प्लस और जीरो का इंट्रैक्शन होता है कॉमेंजलिज्म, ठीक है ना। आगे अगर आप देखोगे 97, स्टडी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन डेवलपमेंट इज कॉल्ड। किसी भी विकास के दौरान यदि किसी अंग का निर्माण होता है तो उसका अध्ययन जहाँ करते हैं उसे अपन क्या कहते हैं, मॉर्फोजेनेसिस तो बाहरी आकृति होगी। टिश्यू कल्चर में अपन जानते हैं किसी भी टिश्यू को लेकर, किसी भी टिश्यू की कोशिकाओं को लेकर एक नया टिश्यू डेवलप कर सकते हैं, जैसे प्लांट में भी आता है, एनिमल टिश्यू में भी आता है। हिस्टोलॉजी, किसी भी सेल जो है उसके टिश्यू का जो अध्ययन करता है अपन हिस्टोलॉजी कहलाता है। मॉर्फोजेनेसिस, किसी भी अंग के निर्माण को अपन क्या कहते हैं, मॉर्फोजेनेसिस कहते हैं। इसी का दूसरा नाम अगर आप देखोगे तो उसे क्या कहते हैं, ऑर्गेनोजेनेसिस भी नाम से कहते हैं। देखो मॉर्फोसिस होता क्या है, फॉर्मेशन ऑफ पैटर्न के नाम से जाना जाता है, फॉर्मेशन ऑफ पैटर्न। तो ये जो टर्म है ये क्या है, मॉर्फोजेनेसिस है। पर्टिकुलर किसी भी अंग के निर्माण को, जैसे मान लो कि मैंने काफ़ी बार बता चुका हूँ, जब लिम्ब का निर्माण होता है तो कुछ इस प्रकार से होता है, धीरे धीरे इनके अंदर दो प्रकार का विभाजन चलता रहता है। एक तो चलता है माइटोसिस, माइटोसिस के साथ साथ में एक जस्ट ऑपोजिट एक प्रोसेस चलती है जिसे कहते हैं अपन एपोप्टोसिस, उसे क्या कहते हैं,
अपोप्टोसिस कहते हैं। अपोप्टोसिस के अंदर जो प्री प्लांट जो सेल होती है वो किस में चली जाती है, डेथ में चली जाती है। यहाँ की जो सेल है वो डेथ में चली गई बीच में, इसलिए धीरे धीरे ये जो कंडीशन है वो किस में कन्वर्ट हो गया भाई, हाथ के अंदर कन्वर्ट होता गया। इस प्रकार से ये हाथ के अंदर डेवलप हो गया। इसका मतलब मोर्फोजेनेसिस ने क्या कर लिया, आकृति ग्रहण कर ली। पहले मांस का एक इस प्रकार का टुकड़ा था जिसमें एक विभिन्न प्रकार की अगर आकृति एक विशेष प्रकार का फॉर्मेशन हो जाए तो डिफरेंट टाइप ऑफ पैटर्न फॉर्मेशन ऑफ पैटर्न, अलग अलग प्रकार के पैटर्न फॉर्मेशन होते हैं। किसी प्रकार का अंग है, नाक, कान, आँख, सभी ऑर्गन हैं, इनके फॉर्मेशन को अपन क्या कहते हैं, मोर्फोजेनेसिस या ऑर्गेनोजेनेसिस के नाम से जानते हैं। 98 में स्टडी ऑफ वुड जाइलम एलिमेंट इज नोन एज, वुड और जाइलम के एलिमेंट के जो अध्ययन है उसे अपन क्या कहते हैं। तो भाई यहाँ पे देखो डेंड्रोलॉजी दिया हुआ है, हिस्टोलॉजी दिया हुआ है, एंटोमोलॉजी और जाइलोटोमी दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा भाई, जाइलोटोमी। 99 में देखोगे फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। देखो जेनेटिक इंजीनियरिंग पहले तो है क्या, जेनेटिक इंजीनियरिंग सभी अपन जानते हैं वैसे तो कॉमन, किसी भी जो डीएनए जेनेटिक मटेरियल किसी का अवेलेबल है उस जेनेटिक मटेरियल में किया गया चेंज क्या कहलाता है भाई, जेनेटिक इंजीनियरिंग कहलाता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग में चेंज करना म्यूटेशन भी हो सकता है, एक नया जीन इंसर्ट करना भी हो सकता है, यहाँ से जीन को हटाना भी हो सकता है। इसका मतलब कोई भी जीन, कोई भी डीएनए सीक्वेंस आनुवंशिक पदार्थ के अंदर किया गया हेर फेर या किया गया चेंजेज सभी किस में आते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग के दौरान पढ़े जाते हैं या इंक्लूड किए जाते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग में सबसे पहले जो है पोल बर्ग ने वर्क किया था। पोल बर्ग ने सबसे पहले किसी एक डीएनए में बाहर के डीएनए को इंसर्ट करवाया था, ठीक है ना। ये एक डीएनए है, इस डीएनए के अंदर कोई एक्स्ट्रा डीएनए है बाहर से लाकर इसमें इंसर्ट करवाया था, डीएनए इंट्रोड्यूस, ठीक है। तो ये एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए की श्रेणी में आता है। किसी भी डीएनए के अंदर किसी नए डीएनए को प्रवेश कराना क्या कहलाता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कहलाता है। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है वो सर्वप्रथम किसने बनाया था, पोल बर्ग ने बनाया था। इसलिए जेनेटिक इंजीनियरिंग के फादर है वो किसे कहा जाता है, पोल बर्ग को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 100 में आप देखोगे ग्रोइंग ऑफ कंप्लीट प्लांट फ्रॉम ए सेल, किसी एक कोशिका से कंप्लीट प्लांट के निर्माण को क्या कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर टोटिपोटेंसी, एक्जेनिक कल्चर, क्लोन फॉर्मेशन और माइक्रो प्रोपगेशन। देखो माइक्रो प्रोपगेशन होता क्या है, किसी भी प्लांट के एक छोटे से छोटे पार्ट को लेकर आप हजारों की संख्या के अंदर अगर प्लांटलेट्स बना पाते हो कम समय के अंदर, तो उसे अपन क्या कहते हैं, माइक्रो प्रोपगेशन प्रोसेस कहते हैं। माइक्रो प्रोपगेशन प्रोसेस जो है वो प्लांट टिश्यू कल्चर के अंदर यूज में लिया जाता है, जिसमें प्लांट के किसी भी टिश्यू को आप यूज में लेते हो, उस टिश्यू से आप कैलस बनाते हो, कैलस को आप डिफ्रेंशिएट करवाते हो कि सबसे पहले उसमें सूट डेवलप हो। सूट डेवलप करने के लिए आप ऑक्सीजन यूज में लेते हो। सूट डेवलप जैसे ही होगा उन सूट से आप क्या बनाते हो, रूट डेवलप कर लेते हो और एक कंप्लीट प्लांटलेट बन जाता है। इस प्रकार से एक टिश्यू से आप हज़ारों की संख्याओं में, लाखों की संख्याओं के अंदर कम समय के अंदर प्लांटलेट्स बना पाते हो। और ये प्रोसेस जो है छोटे छोटे प्लांटलेट्स कम समय के अंदर बनाते हुए इसे कहते हैं माइक्रो प्रोपागेशन। तो इसका राइट आंसर कौन सा आ जाएगा भाई, माइक्रो प्रोपागेशन। और ये जो क्षमता है, इस क्षमता को क्या कहते हैं, टोटिपोटेंसी। और सभी प्लांट्स बनने वाले एक दूसरे के क्या है भाई, क्लोन से। जितने भी प्लांट यदि एक सेल से बनेंगे तो वो सभी क्लोन्स कहलाएंगे। ये जो क्षमता है टोटिपोटेंसी कहलाती है, ये जो प्रोसेस है माइक्रो प्रोपगेशन कहलाता है। ये देखो जब भी अपन एग्जाम में बैठते हैं तो क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है पर्टिकुलर आपको वो समझनी होगी, उसके अकॉर्डिंग ही अपन क्या दे पाते हैं, किसी भी चीज़ का आंसर है वो अपन दे पाएंगे। यहाँ पे दिया हुआ है नीरी, NEERI नीरी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, क्या नाम है इसका, नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट इसका नाम है, ठीक है। और कहाँ पे है भाई, नागपुर के अंदर
नागपुर में लोकेटेड है। कहाँ पे स्थित है? नागपुर के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन अगर आपने देखे हैं, सिर्फ आपको क्या करना है, इनका मैच करना है, कौन से डाटा सही हैं, कौन सी ब्रांच सही है। यहाँ पे देखोगे पैलिनोलॉजी, पैलिनोलॉजी का मतलब अपन क्या कहते हैं यहाँ पर, देखो पैलिनोलॉजी दिया हुआ है, पैलिनोलॉजी के नाम से आप देखोगे पोलन के अध्ययन को पैलिनोलॉजी। ऑन्कोलॉजी, जो ऑन्कोजीन है, ऑन्कोजीन कैंसर कॉज करते हैं तो इनकी ब्रांच जो है वो कैंसर कहलाएगी। फाइकोलॉजी स्टडी ऑफ एल्गी कहलाएगी, और सेरिकल्चर फाइगो ऑफ सिल्कवॉर्म। तो ये इसके राइट आंसर होंगे। अगला क्वेश्चन नंबर आप देखोगे 103 के अंदर, एट विच रिसर्च इंस्टीट्यूट मेडिसिन रिगार्डिंग द एंटीवेमन, मतलब किसी भी सांप के, स्नेक के बाइट करने पर या काटने पर, सांप के काटने पर आपको अपन क्या देते हैं, एंटीवेमन देते हैं। उसी टाइम पर अपन क्या देते हैं इंजेक्शन में, एंटीवेमन जो ड्रग होती है उस पर्टिकुलर स्नेक के अगेंस्ट होती है, उसे देते हैं। तो ये जो प्रोडक्शन है इसका एंटीवेमन का, वो प्रोडक्शन कहाँ किया जाता है, तो ये मुंबई में की जाती है। मुंबई में HRI मुंबई में की जाती है भाई, HRI मुंबई, ठीक है ना। यहाँ पे HRI का मतलब है यहाँ पर हाइजेनिक, यहाँ पर रिसर्च इंस्टीट्यूट, कहाँ पे है, मुंबई के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन अगर आप देखोगे, देखो यहाँ पे अपन देखेंगे 104 नंबर में, स्टडी ऑफ द फ्लावर इज नोन एज, किसी भी पुष्प के अध्ययन को, फ्लावर के अध्ययन को आप क्या कहोगे, तो यहाँ पर एस्ट्रोलॉजी दिया हुआ है, स्पर्मोलॉजी तो सीड को कहते हैं, मेलेकोलॉजी जो है वो किसे कहते हैं, स्नेल जो होते हैं मोलस्का के अध्ययन को कहते हैं, एंथोलॉजी जो है ये इसका राइट आंसर आएगा, ठीक है ना। फ्लावर के अध्ययन को क्या कहते हैं, एंथोलॉजी के नाम से जानते हैं। स्टडी ऑफ एजिंग, ठीक है ना, एज या आयु की जो एज होती है, धीरे धीरे ऑर्गेनिज्म है उसका अपन जीर्ण अवस्था जिसे कह सकते हैं, एजिंग को अपन क्या कहते हैं, जीर्ण अवस्था कहते हैं, बुढ़ापा कहते हैं, तो उसके अध्ययन को क्या कहते हैं, पैलिनोलॉजी है, जेनेटिक्स है, और इस यहाँ पे क्या है, स्प्रियोलॉजी है, और ये जेरेंटोलॉजी है ना, जेरेंटो सेनिसेंस जेरेंटोलॉजी। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, बी ऑप्शन, जेरेंटोलॉजी को क्या कहते हैं, अभी एजिंग के जो अध्ययन किया जाता है उसे जेरेंटोलॉजी के नाम से जानते हैं। आगे देखो IPGRI, ये क्या है, इंटरनेशनल प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेस इंस्टीट्यूट, ठीक है ना। ये कहाँ पे है, इंटरनेशनल प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेस इंस्टीट्यूट, दिल्ली, NBPGRI, नेशनल ब्यूरो प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेस इंस्टीट्यूट, कहाँ पे है भाई, IARI, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट पूसा के कैंपस में है, दिल्ली के अंदर, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, बी ऑप्शन, दिल्ली के अंदर। इंट्रोडक्शन ऑफ फॉरेजन जीन, मतलब बाह्य जीन, बाह्य जीन का प्रवेश किस लिए, इम्प्रूव जीनोटाइप, वंशागति को सुधारने के लिए, वंशागति में गुणवत्ता बढ़ाने के लिए जो बाह्य जीन को प्रवेश करवाया जाता है तो उसे अपन क्या कहते हैं, बायोटेक्नोलॉजी, वर्नलाइजेशन, टिश्यू कल्चर और जेनेटिक इंजीनियरिंग, जो भी अपन पढ़े थे पॉल बर्ग। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग इसकी डेफिनेशन है, ठीक है ना। जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है, किसी भी बाह्य जीन को प्रवेश करवाना, किसी भी जीन की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, बढ़ाने के लिए। 108 नंबर में देखोगे, ब्रांच ऑफ बॉटनी कनेक्टेड विद स्टडी ऑफ फूड, फाइबर, वुड यील्डिंग प्लांट, ठीक है ना। वह ब्रांच, वनस्पति की वह ब्रांच जिसके अंदर यहाँ पर फूड, फाइबर, रेसे और अपने जो लकड़ियाँ हैं उनके संबंधित जो अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं,
इथेनोबोटनी, इकोनॉमिक बोटनी, ठीक है ना भाई। लकड़ियों के अध्ययन, फूड के अध्ययन और इनके प्रोडक्शन से रिलेटेड जो पूरा अध्ययन किया जाता है इकोनॉमिक बॉटनी के अंदर किया जाता है कि कौन से ऐसे प्लांट्स हैं जिनके अंदर से फूड प्राप्त किए जाते हैं, कौन से ऐसे प्लांट्स हैं जिनसे फाइबर्स प्लांट प्राप्त किए जाते हैं, मतलब फाइबर्स प्राप्त किए जैसे जूट है, कोकोनट है, कॉमन आते हैं अपने, सन प्लांट है, और यहाँ पर वुड है जिसकी टिम्बर जो वुड आती है फर्नीचर के लिए लकड़ियाँ आती हैं उसे क्या कहते हैं, वुड वाला जो पोर्शन है उसके अंदर रखा जाता है। आगे अगर आप देखोगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 109 के अंदर द टैक्सॉन पेंटोजाइली, द टैक्सॉन, ये टर्म जो है भाई असिस्टेंट प्रोफेसर में भी आ चुका है और आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के अंदर या सेकंड ग्रेड के अंदर कभी भी पूछा जा सकता है। पेंटोजाइलोनी, रिकनेक्टेड बाई, रिकॉन्स्ट्रक्टेड बाई, ठीक है ना। पहली चीज़ तो ये समझोगे कि ये जो टैक्सॉन है वो क्या है, किसके द्वारा दिया गया है, पेंटोजाइली। देखो यहाँ पर 5 क्या है, जाइलम। इसका मतलब पहले कभी फॉसिल्स के अध्ययन के दौरान, किसके अध्ययन भाई, जीवाश्म के अध्ययन के दौरान ऐसा पाया गया कि पहले के जो प्लांट थे उनके अंदर 5 इस प्रकार से क्या थे भाई, जाइलम थे। और उनसे इस प्रकार की स्ट्रक्चर है वो भी इन्होंने दी है कि इस प्रकार की जो ब्रांच है इनके ऊपर 5 लीव्स है वो भी निकलती थी, और 5 इस प्रकार के जो स्टेम थे उनके अंदर 5 है वो जाइलम प्रेजेंट होते थे। तो इस प्रकार के जो भी वंश या टैक्सॉन रहे होंगे पहले, जो वर्तमान में विलुप्त हो चुके हैं या एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। ये जो टर्म है, अब सीधा सा बात, अगर फॉसिल्स की बात आती है और फॉसिल से रिलेटेड अगर ये टर्म है तो किसने दिया होगा, बिरबल साहनी ने दिया होगा। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। पेंटाजाइलोनी टर्म गिवन बाय बिरबल साहनी, और क्या है, फॉसिल्स के दौरान बताई गई एक टैक्सॉन, एक वर्ग बनाया गया है इसने कि पहले ऐसा कुछ रहा होगा जो अभी वर्तमान में नहीं है, हालांकि विलुप्त हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 110 में देखोगे, नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो अभी आ चुकी है, महाराष्ट्र नागपुर के अंदर है, जो अपन बात कर चुके हैं। 111 में देखोगे, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल कैरेक्टरिस्टिक इज नॉट कॉमन टू ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऐसा कौन सा केमिकल लक्षण है जो सभी जीवों में नहीं देखने को मिलता है, सभी जीवों में समान रूप से देखने को नहीं मिलता है। राइबोसोम द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, ये तो ठीक है, सभी जीवों में प्रोटीन का सिंथेसिस राइबोसोम की सहायता से ही होता है, ये सर्वसत्य लाइन है। टाइप ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट इन बॉडी, टाइप ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट इन बॉडी कि ये समान कैसे हो सकती है भाई। डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म हैव डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन एंड देयर कंपोजिशंस, अलग अलग ऑर्गेनिज्म है, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में, अलग अलग जीवों में अलग अलग प्रकार की प्रोटीन होती है, अलग अलग प्रोटीन का अलग अलग प्रकार की फोल्डिंग होती है, अलग अलग उनके मोटिव, अलग अलग उनके फंक्शनल ग्रुप होते हैं। इसका मतलब ये सेंटेंस है वो सरासर गलत है, सभी जीवों में समान प्रकार की प्रोटीन्स नहीं होते। टाइप ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट इन बॉडी, एक जैसी प्रोटीन या अलग अलग प्रकार की कोई नहीं होती, सब में पर्टिकुलर पर्सन टू पर्सन, स्पीसीज टू स्पीसीज डिपेंड करता है कौन से प्रोटीन्स क्या है। देखो इसमें अगला जो ऑप्शन है वो दिया हुआ है, एनर्जी इज स्टोर्ड बाय हाई फॉस्फेट बॉन्ड, ये तो ठीक है। एटीपी में देख लो, फॉस्फेनॉल पायरुवेट में देख लो, फॉस्फेट जहाँ होगा वहीं एनर्जेटिक बॉन्ड होता है। सिमिलर ट्रिपलेट कोडॉन, ये भी ठीक है, जिसे अपन कोडॉन कहते हैं, ठीक है ना। वो कोडॉन क्या होता है, 3 आपके जो न्यूक्लियोटाइड हैं उनके द्वारा बनते हैं और एक एमिनो एसिड को डिसाइड करते हैं, उसे क्या कहते हैं, ट्रिप्लोन कोडॉन कहते हैं, जो हमेशा यूनिवर्सल ट्रूथ है कि सभी के जो एमिनो एसिड को डिसाइड करने वाले जो कोडॉन होते हैं वो 3 एमिनो एसिड से, मतलब 3 न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बने होते हैं, ठीक है ना। तो ये भी सर्वसत्य है, इसका मतलब बी ऑप्शन जो था वो गलत था। क्वेश्चन नंबर 112 में देखोगी, ग्रोथ क्या है, सिंथेसिस ऑफ न्यू प्रोटोप्लाज्म, इंक्रीज इन वेट
इंक्रीज इन साइज ऑल ऑफ अबव, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या है भाई, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। क्योंकि किसी भी ग्रोथ में, किसी भी जीव की ग्रोथ में, किसी भी कोशिका की ग्रोथ में सभी लक्षण देखने को मिलते हैं। प्रोटोप्लाज्म नया बनता रहता है, उसमें वेट भी बढ़ता है जीव के अंदर और उसकी साइज भी बढ़ती जाती है, वो क्या कहलाती है, ग्रोथ कहलाती है। डेवलपमेंट, द कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, किसी भी ऑर्गेनिज्म के कंप्लीट डेवलपमेंट को क्या कहते हैं, पार्थनोजेनेसिस, oogenesis, फाइलोजेनी। तो इसका राइट आंसर क्या आंसर है, ओंटोजेनी। ये सब अभी अपन कॉमन जो टर्म है पार्थनोजेनेसिस अपन जानते हैं, बिना फर्टिलाइजेशन के कोई भी जो सेल है वो अगर एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाए उसे पार्थनोजेनेसिस कहते हैं। oogenesis को अपन जानते हैं, फीमेल गेमेट के फॉर्मेशन को oogenesis कहते हैं। फाइलोजेनी किसे कहते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म, किसी भी जीव की जो उत्पत्ति है वो किसी पूर्वजों से हुई है, उनका जो अध्ययन है फ्लो चार्ट के थ्रू, उसे क्या कहते हैं, फाइलोजेनी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, ओंटोजेनी। बैक्टीरिया एंड फंजाई डेवलप ऑन डेड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म, किसी मृत जीवों के ऊपर, मृत जीवों की बॉडी पर ग्रोथ करते हो या डीकम्पोज करते हो, ठीक है ना। डीकम्पोजर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो मर गया है, डेड ऑर्गेनिज्म हो गया है, उसकी बॉडी को सड़ाने और डीकम्पोज करने के लिए हमेशा जो है वो दो प्रकार के जीव होते हैं, जिसमें से बैक्टीरिया एंड फंजाई दोनों ही यूज में आते हैं, ठीक है ना। तो ये किस प्रकार के होते हैं, मृतोपजीवी होते हैं, सीधे से बात है। तो ये कैसे होते हैं, सेप्रोफाइट्स। ये कैसे होते हैं भाई, मृतोपजीवी प्रकार के होते हैं। 115 में देखोगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म क्लोज्ड नॉट इवॉल्व ऑक्सीजन ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस, वह ऑर्गेनिज्म जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन का निर्माण नहीं करता है या ऑक्सीजन रिलीज नहीं करता है। देखो, रेड एल्गी, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, यहाँ पर देखोगे सी फॉर प्लांट, ब्लू ग्रीन एल्गी। देखो फोटोसिंथेसिस में अगर आप देखोगे कि ऑक्सीजन डेवलप नहीं होती है, तो भी ऑक्सीजन डेवलप तो जहाँ भी वाटर स्प्लाइट होगा वहाँ ऑक्सीजन निकलेगी। लेकिन कुछ बैक्टीरिया होते हैं, सल्फर बैक्टीरिया होते हैं, वाटर की जगह H2S यूज में लेते हैं, तो वहाँ पर ऑक्सीजन रिलीज नहीं होती हैं। इसका मतलब फोटोसिंथेटिक जो बैक्टीरिया होते हैं उनके अंदर ऑक्सीजन रिलीज नहीं होती है, साइनोबैक्टीरिया में तो होती है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन अगर आप देखोगे 16 नंबर के अंदर, देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड इंस्टीट्यूट एंड लोकेशन। इनमें से 4 सेंटेंस दिए गए हैं, अलग अलग इंस्टीट्यूट है, रिसर्च इंस्टीट्यूट है और उनकी लोकेशन है, कहाँ पे वो स्थित है, उनमें से करेक्ट देखना है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे, ये तो सही है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी जो है वो पुणे के अंदर है, जिसने कोविशील्ड जो वैक्सीन थी अपनी, है ना, कोरोना के अगेंस्ट में, उसमें हेल्प की थी इन्होंने, वायरोलॉजी पुणे के अंदर। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़, ये लखनऊ में देने की बजाय ये जो है वो साउथ अफ्रीका, ये कहाँ की है भाई, साउथ अफ्रीका की है। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, लखनऊ, ये लखनऊ की है। अगर यहाँ पे देखोगे आप कैसोली, कैसोली की जो है वो क्या है, CRI है भैया, कैसोली की अगर आप देखोगे CRI, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो कैसोली के अंदर है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन मुंबई, ठीक है ना। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन ये जो है वो है शायद हैदराबाद की है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन शायद हैदराबाद की है, मुंबई की नहीं है भाई, हैदराबाद है, तेलंगाना की है शायद। क्वेश्चन नंबर में 117 में देखोगे, इसमें इसके अकॉर्डिंग जो है वो राइट आंसर ये है, मेटाबॉलिज्म इज, मेटाबॉलिज्म क्या है भाई,
एनर्जी का रिलीज होना या एनर्जी को यूज में लेना, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देखोगे रिलीज ऑफ एनर्जी, गेन ऑफ एनर्जी, रिलीज और गेन ऑफ एनर्जी दोनों टर्म साथ में आएंगे तो उसे क्या बोलते हैं। जैसे मैंने अभी भी बताया था, मेटाबॉलिज्म के अंदर दो टर्म जो है वो कॉमन आते हैं, एक कैटाबॉलिज्म और एक आता है एनाबॉलिज्म। किसी भी पदार्थ, बड़े पदार्थों का छोटे पदार्थों के अंदर टूटना और छोटे पदार्थों का पुनः बड़े पदार्थों का निर्माण करना। तो टूटना कैटाबॉलिज्म और बड़े पदार्थों से बनाना वापस एनाबॉलिज्म। टूटते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है, बनते हैं तो एनर्जी यूज में आती है, ठीक है। तो दोनों आती है, मेटाबॉलिज्म में दोनों प्रोसेस होते हैं, एनर्जी यूज में भी आती है और एनर्जी रिलीज भी होती है। 18 में देखोगे आइडेंटिफाई फ्रॉम फॉलोइंग ब्रांच ऑफ द बायोलॉजी विच प्रोवाइड डायरेक्ट एविडेंस फॉर ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। इनमें से कौन सा है प्रूफ है जो ऑर्गेनिक इवोल्यूशन को दर्शाता है। इवोल्यूशन का क्वेश्चन है, मॉर्फोलॉजी से कोई मतलब ही नहीं है, टैक्सोनॉमी, एम्ब्रियोलॉजी और पैलियोंटोलॉजी। हाँ, पैलियोंटोलॉजी सबसे बेस्ट है, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन को दर्शाता है कि पहले ऐसे ऐसे जीव रहे होंगे, उन जीवों से इन जीवों का निर्माण हुआ होगा, उन जीवों से उन जीवों का निर्माण हुआ होगा। तो अपन जो फॉसिल्स है, जीवाश्म है, उनके आधार पर बता सकते हैं। जीवाश्म, तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, पैलियोंटोलॉजी। 119 में देखोगे एंटोमोलॉजी इज द कंसर्न विद द स्टडी ऑफ। एंटोमोलॉजी किसे कहते हैं, स्टडी ऑफ इंसेक्ट। तो यहाँ पे डायरेक्ट आ जाएगा डी ऑप्शन, एस्पेक्ट ऑफ इंसेक्ट। हाँ बस यहाँ पे देखो इंसेक्ट के अध्ययन को। और क्वेश्चन नंबर 120 में अगर आप देखोगे, हु अमोंग फॉलोइंग रिसीव्ड नोबेल प्राइज इन 1970। 1970 के अंदर जो नोबेल प्राइज है वो दिया गया था फॉर हीज आउटस्टैंडिंग रिसर्च कॉन्ट्रीब्यूशन। किसको दिया गया था, तो बोरलॉग को दिया गया था भाई, नॉर्मन बोरलॉग। किसे कहा जाता है इसे, हरित क्रांति के जनक, ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर, जिन्होंने सबसे ज़्यादा जो है वीट और राइस के ऊपर वर्क किया था, ठीक है ना, बोरलॉग। जिनके जो शिष्य थे, जिनके स्टूडेंट रहे हैं MS स्वामीनाथन, जो मद्रास चेन्नई यूनिवर्सिटी के रहे हैं, तो उन्होंने काफ़ी वर्क किया है। जो इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर के बारे में देखेंगे तो अपन कौन आ जाएंगे, फिर वहाँ पर MS स्वामीनाथन आ जाएंगे। तो वो इनके शिष्य रहे हैं, हरित क्रांति के जनक कहलाते हैं वो भारत के, और ये विश्व के जो हरित क्रांति है उनके जनक के नाम से जाने जाते हैं। 121 में आप देखोगे, ये है भाई, देखो यूजीन P. ओडम, ये टर्म है ओडम, इसे अपन बोलते हैं E.P. ओडम। E.P. ओडम, ये तो क्या है, इकोलॉजिस्ट है, फादर ऑफ इकोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। इसी के साथ में एक और आता है T.H. ओडम, लेकिन इसके नाम से कभी कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपको पूछा जाए कि जो फादर ऑफ इकोलॉजी किसे कहा जाता है, तो आपको याद रखना है भाई E.P. ओडम, T.H. ओडम नहीं आएगा। ये भी है इकोलॉजिस्ट ही, ये भी क्या है, इकोलॉजिस्ट ही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है इसमें बी ऑप्शन, इकोलॉजिस्ट। क्वेश्चन नंबर 122 में देखोगे, हु इज ऑथर ऑफ द बुक। बुक का नाम दिया गया है कि इस बुक का लेखक कौन है। एन इंट्रोडक्शन टू एम्ब्रियोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म, ठीक है ना। एंजियोस्पर्म का जो एम्ब्रियोलॉजी है उसका इंट्रोडक्शन जो बुक है, एन इंट्रोडक्शन टू एम्ब्रियोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म, बुक के राइटर कौन है, ठीक है, लेखक के बारे में पूछा गया है। एम्ब्रियोलॉजी की जहाँ भी बात करते हैं अपन, और ख़ास तौर से एंजियोस्पर्म से रिलेटेड अगर अपन बात करते हैं, आवर्तबीजी पादपों से बात करते हैं और एम्ब्रियोलॉजी से बात करते हैं, तो महेश्वरी,
क्या आ जाएगा, महेश्वरी। तो महेश्वरी ने क्या बनाया था, हैप्लॉइड प्लांट बनाया था, हैप्लॉइड प्लांट बनाया था। किसको कल्चर करके, एंथ्रको कल्चर करके पहले जो हैप्लॉइड प्लांट बनाया गया था वो पी महेश्वरी ने बनाया था। क्वेश्चन नंबर 123, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डीलिंग विद द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन आउटर स्पेस। पृथ्वी के बाहर की तरफ अंतरिक्ष में यदि जीवों का अध्ययन किया जाए स्पेस में तो उसे क्या कहते हैं भी, एक्सो बायोलॉजी कहते हैं। ये क्वेश्चन अपन पहले भी पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 124 में देखोगे, नेशनल बॉटनिकल इंस्टीट्यूट, ठीक है, नेशनल बॉटनिकल इंस्टीट्यूट इज प्रेजेंट या लोकेटेड, तो ये कहाँ पे भाई, लखनऊ के अंदर। नेशनल बॉटनिकल इंस्टीट्यूट लोकेटेड इन लखनऊ। ये क्वेश्चन देखो आरपीसी में कई बार रिपीट हो चुका है, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर ले लो, चाहे आप फर्स्ट ग्रेड ले लो, चाहे सेकंड ग्रेड ले लो, ठीक है। एक तो पेडोलॉजी और एक आता है एडेफोलॉजी, ईडिफो या एडेफोलॉजी, ठीक है। एडेफोलॉजी ये जो टर्म है ये किससे रिलेटेड है, वैसे सॉइल से रिलेटेड है, कि साइंस की वह ब्रांच जिसके अंदर सॉइल की स्ट्रक्चर, सॉइल से रिलेटेड अध्ययन किया जाता हो उसे अपन क्या कहते हैं, एडिफोलॉजी कहते हैं। और एक आता है पेडोलॉजी, ये आता है सॉइल फॉर्मेशन, सॉइल के निर्माण के अध्ययन को क्या कहते हैं, पेडोलॉजी। और सॉइल का डिस्ट्रीब्यूशन, कौन सी सॉइल्स कहाँ पाई जाती है, किस प्रकार से ऊंचा नीचा, उनमें ढलान, स्लोप है, सभी चीज़ें हैं, उसके अध्ययन को क्या कहते हैं भाई, एडिफोलॉजी के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ स्टडी ऑफ एलिफेंट, स्टडी ऑफ एम्फीबियंस, स्टडी ऑफ स्नेक्स और नॉन ऑफ दीज। तो इनमें से कोई नहीं है क्योंकि ऑप्शन नहीं है इसमें सॉइल वाला। क्वेश्चन नंबर 126 में देखोगे, द साइंटिस्ट हु थ्रोट हीज एक्सपेंसिव रिसर्च फाउंड दैट द रेगुलर रिकरेंस ऑफ रस्ट डिजीज, ठीक है ना। ऐसा साइंस जिसने रेगुलरली रस्ट डिजीज के ऊपर अपना पूरा टाइम दिया है एवरी ईयर ऑन द व्हीट प्लांट इन इंडिया। जो रस्ट डिजीज है इंडिया में देखा उसने कि प्रत्येक साल है ये आ जाती है, ड्यू टू पैथोजेनिक फंजाई, जिसका मेन कारण था वो फंजाई था। इनोकुलम कैरिड थ्रू द वाइंड करंट फ्रॉम द हिल्स टू प्लेन्स, मतलब इनके प्रत्येक साल में ऐसा देखा जाता है कि स्पोर जो है वो उड़ते हुए अपने जो हिल्स है, हिल्स वाले जो स्टेट है हिमाचल प्रदेश है उस साइड में से इनकी स्पोर्स उड़ते हुए वीट के ऊपर जो प्लेन एरिया है उनके ऊपर आते हैं और वहाँ पर रोग उत्पन्न करते हैं। तो ये जो साइकिल था, मैंने परसों भी आपको समझाया था, पक्सीनिया का साइकिल की बात कर रहा है। पक्सीनिया जो क्या करती है, रस्ट डिजीज ऑफ ग्रेमिनी, रस्ट डिजीज ऑफ वीट, वीट के अंदर रस्ट डिजीज जो करती है वो कौन करती है, पक्सीनिया ग्रेमिनी। पक्सीनिया ग्रेमिनी के द्वारा रोक किया जाता है, जिसके दो होस्ट होते हैं, दो प्रपोसी होते हैं। हेट्रोइसियस प्रकार का कहा जाता है इसे, हेट्रोइसियस, जिसके विषम पोषी प्रकार के होते हैं, विषम पोषी। इनकी दो प्रपोषी प्रकार के होते हैं, दो जीवों के ऊपर अपनी लाइफ साइकिल करते हैं। पहला वीट होता है और दूसरा बर्बेरिस। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, मैं इसलिए बार बार लिखता हूँ बर्बेरिस कि कई बार पूछा जाता है। पक्सीनिया जो रस्ट डिजीज कॉज करता है, पक्सीनिया का जो होस्ट है, प्रपोसी है, वो दो पे डिपेंड करता है, एक तो वीट होता है, दूसरा बर्बेरिस होता है। तो इस प्रकार का जो चक्र होता है उसे विषम या हेट्रोइसिस कहते हैं, विषम पोषी कहते हैं। दूसरा वाला जरूर याद रखना, बर्बेरिस। तो इसने पूछा है बर्बेरिस जो है वो कहाँ पाई जाती है, हिल्स स्टेशन पे पाए जाते हैं। वीट जो है वो कहाँ पाए जाते हैं, प्लेन एरिया पे पाए जाते हैं। तो हिल से प्लेन के अंदर जो स्पोर है प्रत्येक साल आते हैं और एक रस्ट डिजीज कॉज करती है। तो उसका जो अध्ययन है, पूरे जो अपनी पूरी लाइफ का मेन टाइम जो है वो दिया है तो केसी मेहता ने दिया है। किसने दिया भाई, केसी मेहता ने दिया है। आयंकर, महेश्वरी, स्वामीनाथन, ये केसी मेहता। इसका राइट आंसर क्या जाएगा, डी ऑप्शन इसका बेस्ट आंसर होगा। प्लांट पैथोलॉजी का क्वेश्चन है। देखो अगला क्वेश्चन अगर अपन देखेंगे, द फेमस बोटनिकल गार्डन ऑफ क्यू, है ना, ये क्वेश्चन हमेशा आता है। सबसे बड़ा बोटनिकल गार्डन जो है वो क्यू इंग्लैंड में है भाई।
कहाँ पे है ये सभी जानते हैं, नई यूजी की बुक है उसके अंदर पूरा इसकी डिटेल आपको मिल जाएगी इन सभी चीज़ों की। 128 में इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये क्वेश्चन आरपीएससी में कई बार पूछा जा चुका भाई। इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट IRRI इज लोकेटेड, है ना। राइस की जो जीनोमिंग की गई थी, राइस जीनोम प्रोजेक्ट, वो भी कहाँ से स्टार्ट हुआ था, यहीं से स्टार्ट हुआ था, कहाँ पे, फिलीपींस से। तो इनका जो कहाँ पे व्यवस्थित ये स्थित है, तो फिलीपींस के अंदर स्थित है ये इंस्टीट्यूट जो इंटरनेशनल लेवल की है। 129 में द स्टडी ऑफ ड्रग प्लांट, ठीक है, ड्रग प्लांट जिनसे मेडिसिन प्राप्त होती है, ड्रग्स प्राप्त होती है, उन प्लांट के अध्ययन का अपन क्या कहते हैं भाई। फार्मेसी दिया हुआ है, फार्मेकोलॉजी दिया हुआ है, फार्मेकोजीनोसी और फार्माक्यूटिकल केमिस्ट्री, ये भी नहीं है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या जाएगा, फार्मेकोजीनोसी, ठीक है ना। इसका राइट आंसर आएगा सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 130 में देखोगे, हु इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ इकोलॉजी, जो अभी पहले भी अपन डिस्कस कर चुके हैं, E.P. ओडम। तो यहाँ पर इसमें नाम दिया होगा। अच्छा राजस्थान, ये किसका पूछा, इंडिया का पूछा ना, तो इंडिया का पूछा है तो भाई रामदेव मिश्रा, R मिश्रा, ये दिया गया है। अगला क्वेश्चन अगर अपन देखेंगे यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 131, देखो, टू मीट द डिमांड ऑफ द सोसाइटी इन विट्रो, मतलब समाज के अंदर प्लांटों की डिमांड है, इन विट्रो प्रोडक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ प्लांटलेट्स, ठीक है ना। किसमें, जो पात्र हैं, इन विट्रो कंडीशन है, उसके अंदर छोटे छोटे प्लांट्स की संख्या कम ड्यूरेशन में, इन ए शॉर्ट ड्यूरेशन, कम टाइम पीरियड में बनाए जाते हैं। जो लास्ट वीडियो आपने देखा होगा किसी ने, उसको पता भी, मैंने पूरी डिटेल इसकी बताई है कि जिसे फ्लोरिकल्चर और हॉर्टिकल्चर, ठीक है ना, उनके प्रोडक्शन को बढ़ाया गया है इंडस्ट्री लेवल के ऊपर। दिस इज कॉल्ड माइक्रो प्रोपागेशन, उसे अपन क्या बोलते हैं, माइक्रो प्रोपागेशन के नाम से जानते हैं। बायोटेक्नोलॉजी का सभी जानते होंगे। सेंट्रल शुगर कैन ब्रीडिंग रिसर्च स्टेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये भी कई बार आ चुका है एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे कहाँ पे है, कोयम्बटूर में है। तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन अपन देखेंगे 133, ग्रे बायोटेक्नोलॉजी। ग्रे बायोटेक्नोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है या किससे रिलेटेड ब्रांच है ये, तो मेडिकल प्रोसेस है, एग्रीकल्चर प्रोसेस है, एक्वाटिक प्रोसेस है और इंडस्ट्रियल प्रोसेस है। उद्योग नगरी, उद्योगों की जो प्रोसेस होती है, उद्योगों में जो प्रोसेस होती है बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड, उसे क्या बोलते हैं, ग्रे बायोटेक्नोलॉजी के नाम से जाना जाता है। 134 में देखोगे, द स्टडी ऑफ फ्रूट, ठीक है ना, फल के अध्ययन को क्या कहा जाता है भाई, पोमोलॉजी, डेंड्रोलॉजी, पेलिनोलॉजी और एंथोलॉजी। तो इनका राइट आंसर क्या आएगा भाई, पोमोलॉजी, क्योंकि ये सभी टर्म्स जो हैं वो डेली के अपन जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वो पहले के क्वेश्चन में आ चुके हैं ये। अगला क्वेश्चन अगर आप देखोगे यहाँ पर, देखो क्वेश्चन नंबर 135, माइक्रो प्रोपागेशन इज ए टेक्निक, ठीक है। माइक्रो प्रोपागेशन इज ए टेक्निक किससे रिलेटेड है, तो अभी बताया अपने प्लांटलेट्स जो बनाते हैं अपन, फॉर प्रोडक्शन ऑफ ट्रू टाइप ऑफ प्लांटलेट्स। ट्रू का मतलब क्या है कि इनमें पॉलिनेशन नहीं होता है, पॉलिनेशन जहाँ होता है वहाँ पर जेनेटिक वेरिएशंस उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ पर जेनेटिक वेरिएशंस उत्पन्न होने के कम चांसेस रहते हैं कि जो आपने प्लांट मटेरियल यूज में लिया है उसी के सेल के सेम जीनोटाइप वाले प्लांट है वो एक साथ में बनाए जा सकते हैं, जो एक दूसरे के क्या होते हैं अभी, क्लोन्स होते हैं। क्लोन, अगर आपने एक कोशिका से बनाया है तो वो क्या कहलाएंगे, दूसरे के क्लोन्स कहलाएंगे। तो इसका राइट आंसर ए आ जाएगा। 136 में देखोगे, ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया अकर्ड ड्यूरिंग। ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर तो MS स्वामीनाथन है, और कब हुआ था, तो 1960 के अंदर हुआ था। 137 में अगर आप देखोगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लिविंग ऑर्गेनिज्म कंप्लीटली लैक ऑफ सेल वॉल। इनमें से कौन सा ऐसा जीव है जिसमें सेल वॉल का अभाव होता है, सेल वॉल नहीं पाई जाती। ब्लू ग्रीन एल्गी साइनोबैक्टीरिया हो गया, इनमें तो पाई जाती है। साइनोबैक्टीरिया इसी का अर्थ है, ये भी पाई जाती है।
सैक्रोमाइसिस ईस्ट है, ईस्ट के अंदर सेल वॉल पाई जाती है काइटिन की। और यहाँ पर सी फैन जो है गोर्गोनिया जो है वो किसका है भाई, निडेरिया का मेंबर है। निडेरिया किसका मेंबर है, निडेरिया। यहाँ पर इसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है। इस प्रकार से आज का जो अपना वीडियो है यहाँ पर ये कंप्लीट होता है। इसमें देखो 137 क्वेश्चन अपने सॉल्व किए हैं। बायोलॉजी के जो बेसिक क्वेश्चंस हैं इनमें से हमेशा आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। तो इसका जो वीडियो है, बड़ा वीडियो है, थोड़ा सा आप इसको ज़रूर देखिए कि जितने भी पार्ट हैं सभी आपको एक साथ में इसमें मिल जाएंगे। 137 के 37 क्वेश्चन एक बार इसको रिवीजन ज़रूर करिए। और टाइम टू टाइम मैं तो ये कहता हूँ कि टाइम टू टाइम ऐसे क्वेश्चन उनकी प्रैक्टिस ज़रूर करते रहिए, ताकि आपके एग्जाम से पहले प्रत्येक क्वेश्चन है, प्रत्येक टॉपिक है, आपकी कहीं ना कहीं टच होके निकल जाए। कोई भी टॉपिक, कोई भी टर्म ऐसा ना रहे कि एग्जाम में आए और आपको आइडिया भी ना लगे। ऐसी कंडीशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस बार कॉम्पिटिशन थोड़ी सी ज़्यादा रहने की संभावना है। तो आज के लिए अपनी क्लास यहीं कंप्लीट होती है। थैंक यू गाइस।